तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई के PYQ 2017 पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने अंक बढ़ाने की पक्की रणनीति जो लिखा हुआ है, इसको जरा समझ लेते हैं। ये जब हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, 2017 के क्वेश्चंस में जाएंगे, तो इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। अब जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशन में पहली स्लॉट में हम लोगों को छोड़ने पड़ते हैं, है ना। तो मेन चीज ये है कि क्या वाकई में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो लंबे क्वेश्चंस हैं, जो हम लोगों को डिफिकल्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या ये वाकई में डिफिकल्ट होते हैं? और अगर ये डिफिकल्ट हैं तो इनका क्या अप्रोच होना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चंस जो हैं, जो क्वेश्चन सब लोग छोड़ रहे हैं, वही तो हम लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीने में मासिक औसत खर्च 720 था, अगले 4 महीने में 695 था, अंतिम 5 महीने में 732 था। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 हुई थी, तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करें। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का वैसे जो नॉर्मल हम लोगों का तरीका होता है, उसमें हम लोग ये वाले टोटल को इस तरीके से हम लोग 695, पहली नजर में हमारे दिमाग में यही एक सॉल्यूशन आता है, और इससे ये जो क्वेश्चन है, ये हम लोगों का हो रहा है कैलकुलेटिव। तो यहां पर अगर हम लोग डेविएशन मेथड को यूज कर रहे हैं, डेविएशन मेथड को यूज करेंगे, तो क्वेश्चन में हम लोगों की कैलकुलेशन में जो उलझ रहे हैं, वो वाला टाइम हम लोगों का बच जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, 3 महीने में मासिक औसत खर्च 720 था, अगले 4 महीने में 695 था। तो मैं एक फिगर यहाँ पे 720 की लिख लेता हूँ, 695 मैंने यहाँ पे लिख ली है, और अंतिम के 5 महीने में 732 था, ये 732 मैंने यहाँ पे लिख ली। अगर मैं इसके बीच में गैप देखूं तो ये माइनस का 25 आ रहा है, इसके बीच में अगर मैं गैप देखूं तो ये प्लस का 12 आ रहा है। 695 जो है ये मेरे 4 महीने का है, यानी कि ये मेरा जो है ये 4 महीने का है, तो 25 का -4 के हिसाब से -100 मेरा टोटल में ये पीछे की तरफ आ रहा है। और 5 महीने का मतलब ये मेरे 5 महीने का है, तो 12 पंजे 60 के हिसाब से मेरा टोटल 60, 720 से 60 मेरा आगे आ रहा है। तो नेट अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो नेट मेरा -40 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे परिवार की औसत मासिक आमदनी के बारे में बात हो रही है, तो मेरा जो टोटल जो एवरेज बैठेगा, अगर ये डेविएशन वाले में, तो 720 -40 बटा 12 जो होगा, ये मेरा एक्चुअल वास्तविक जो मेरा खर्च है उसका औसत है। अब इसमें मुझे आमदनी बोल रहा है, आमदनी में मुझे बचत को भी लेना है, तो 1632 को अगर मैं 12 से भाग लगाता हूं, तो 12 1 12 आ जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा, और 12 6 72 आ जाएगा, तो 136। इसका मतलब मुझे इसमें 136 और जोड़ने हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस पे निगाह मारूं, तो ये देखो, ये 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, और ये 856 आ रहा है। अब 856 860 तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 12 से ही इसको भाग लगाऊं, तो 40/12, 40/12 मेरा माइनस का 3 मुझे दे रहा है, तो इसमें से माइनस का अगर 3 कर देता हूं, तो 853 से थोड़ी सी संख्या मेरी कम आएगी, तो मैं आंसर 853 लगा दूंगा। अब इस वाले क्वेश्चन में तुमने देखो मैंने क्या किया, मैंने औसत का बेसिक कंसेप्ट नहीं लगाया, मैंने डेविएशन मेथड को लगाया। डेविएशन मेथड लगाने के बाद में मैंने एक अंदाजे से यहाँ पे ये देखा कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, तो उससे मेरे 2 ऑप्शंस बड़े आराम से हट गए थे, और हल्का सा मैंने अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग किया और मैं सही आंसर तक पहुंच गया। तो ये चीज रिक्वायर्ड है हम लोगों को एग्जामिनेशन में, इतना सोचकर तब हम लोगों को ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। अब देखो, इसमें क्रमागत सम संख्या और 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज हम लोगों को मन में आती है कि क्रमागत कौन से वाले हैं, क्या ये पूरी एक सीरीज है, या सम संख्या की अलग सीरीज है और विषम संख्या की एक अलग सीरीज है। तो क्वेश्चन यहां से पिक नहीं होगा,
सबसे बड़ी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है, ये तो क्वेश्चन हो गया अगर। अब ये जो है अगर की कंडीशन है, अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, तो यहां पे सबसे छोटी विषम संख्या सम संख्या हमने ये ले ली, तो ये जो है ये 3 अधिक है, यानी कि 2x माइनस का 3 जो है ये हमारी सबसे छोटी विषम संख्या आ गई है। तो ये वाली सीरीज हमारी ऑड की चल रही है और ये वाली हमारी इवन की चल रही है। अब इवन में 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये वाली 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 और 2x प्लस 8, ये 5 हमारी सम संख्याएं आ गई। अब इनका योग भी तो बोल रहा है पहली लाइन में, तो योग अगर हम लोग देखेंगे तो ये 10x प्लस 8 और 2 10 20 आ रहा है। इसी तरीके से विषम संख्या हमारी कितनी दे रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्या दे रहा है, तो अगली वाली जो विषम संख्या होगी इसमें +2 कर देंगे तो ये आ जाएगी, उसके अगली वाली ये आ जाएगी और उसके अगले वाली हमारी ये आ जाएंगी। 4 क्रमागत हमारी विषम संख्या है। इनका अगर योग देखते हैं तो इनका योग जो है वो हम लोगों का 8x आ रहा है, क्योंकि ये -3 +3 सब कैंसिल आउट हो रहा है। अब पहली लाइन को अगर देखते हैं तो 4 की तुलना में 36 अधिक है, ये वाला जो है इससे 36 अधिक है। तो यहां पे अगर हम लोग ये लिख लें x प्लस 20 माइनस का 8x बराबर 36 के, तो यहां से हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू क्यों निकालनी, 2x की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये 2x ही तो ले रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं तुमको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे x भी ले सकते थे हम, लेकिन x का मतलब मैथ्स के टर्म्स में क्या होता है, x कोई भी नंबर हो सकता है, तो सम संख्या के लिए तो हम लोगों को उसको हमेशा 2x ही लेना पड़ेगा, इसीलिए उस चीज को मैंने फॉलो किया है। अब 10x माइनस 8x, तो ये तो आ गया हमारा 2x, और ये प्लस का 20 इसमें से लेस होके माइनस का 16 आ गया है। ठीक है, तो सबसे छोटी मेरी जो संख्या हो गई वो 16 की संख्या हो गई। अब यहां पे ये कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी वाली विषम संख्या जो है इसका अगर मैं रंग सेकंड देखूं तो 2x बराबर 16 यानी कि ये वाला 13, और मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो 2x का मान 16 प्लस 8 के हिसाब से 24, और इन दोनों का योग वो बोल रहा है, तो 4 और 3 7, 37 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये यूपीएसआई 17-19 दिसंबर में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ऐसे हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। एक समकोण प्रिज्म जिसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 143 वर्ग सेंटीमीटर है और तल का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे अगर प्रिज्म के बारे में तुम लोगों को नॉलेज है तो प्रिज्म हम लोगों का ऐसे ही तो बनता है। अब उसके पार्श्व पृष्ठ यानी कि इसके चारों तरफ के पृष्ठों के बारे में बात हो रही है, और इसका तल ये A है, ये B है और ये अगर C है, और इसकी ऊंचाई को अगर मैंने h ले लिया, तो एक का अगर मेरा एरिया A इंटू एच बन रहा है, तो दूसरे वाले का मेरा B इंटू एच बन रहा है, और तीसरे वाले का C इंटू एच बन रहा है। कुल क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं तो A प्लस B प्लस C गुणा h बन रहा है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे क्षेत्रफल किसके बराबर दिया हुआ है, 143 के बराबर दिया हुआ है। और यहाँ पे तल का परिमाप के बारे में बात हो रही है, तो तल का परिमाप हम लोगों का A प्लस B प्लस C का मान कितना दे रहा है, 13 दे रहा है, तो यहाँ पे हमने 13 कर दिया, गुणा 11 कर देंगे तो 143 आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हम लोगों का 11 सेंटीमीटर का हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठ के बारे में जब वो बात करता है तो देखो ये एक डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये नहीं है कि कंफ्यूज होके कि तल का परिमाप दिया हुआ है, हमने तो फॉर्मूला रटा हुआ है, तो कंसेप्चुअली अगर तुम इन चीज़ों को लेके चलोगे तो फॉर्मूला भूल जाओ या कुछ भी करो, तुम क्वेश्चन को पक्का कर पाओगे। तो मेन चीज़ ये है कि स्पिरिट होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलो तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है 4 मीटर आंतरिक व्यास और 7 मीटर गहराई वाले एक की बेलनाकार दीवार है, इसकी खड़ी आंतरिक दीवारों को कंक्रीट को 0.25 मीटर मोटी परत से ढका जाना है। 900 रुपये प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक कंक्रीट की अनुमानित लागत हम लोगों को ज्ञात करनी है। एक चीज देखो यहाँ पे ये अनुमानित है, अप्रोक्सीमेशन है,
क्वेश्चन की लैंग्वेज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हम लोगों को 900 का गुणा करना है और हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या ये आंसर्स में हम लोगों की 9 की डिविजिबिलिटी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने अनुमानित बोल दिया है। अगर ये अनुमानित नहीं होता तो एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर देते, तब वो 9 की डिविजिबिलिटी वाला हम लोगों का क्वेश्चन लग जाता और फिर हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर 9 की डिविजिबिलिटी लग रही होती तो 2 में भी 9 की डिविजिबिलिटी लग सकती है, सम टोटल ही तो होता है उसका। चलो, तो कुल मिला के ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना पड़ेगा कुछ काम। अब क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये 4 मीटर आंतरिक व्यास है, इसका मतलब रेडियस जो है ये 2 का हो गया, हमारा 2 का हो गया। अब इसमें एक मोटी परत लगनी है जो कि अंदर की तरफ लगनी है, तो यहाँ पे हमने एक अंदर की तरफ में मोटी परत लगा दी, और ये वाली जो परत है ये 0.25 मीटर की है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रहा। अब जब इतना काम कर लिया तो यहां से इंटरनल रेडियस जो है 2 माइनस पॉइंट के हिसाब से 1.75 मीटर हम लोगों को मिल रही है। अब आयतन के बारे में बात करनी है तो हम लोगों को इसका एरिया लेना है, इसका एरिया तो पाई का मान 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पहला वाला जो आर है ये हम लोगों का 2 स्क्वायर माइनस का 1.75 का होल स्क्वायर इंटू हाइट हम लोगों को कितनी दे रहा है, ये हाइट हम लोगों को दे रहा है एच की हाइट हो गई। तो यहाँ पे मैंने इसकी हाइट एच जो थी ये है 7, तो इसको यहाँ पे मैंने ये 7 लिख दिया और गुणा 900, और यही कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। इसकी कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी उलझी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी उलझी हुई है नहीं। इस चीज को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिख लें, ये वाली चीज को जो नीचे लिखी हुई है, तो a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से यहाँ पे मैंने 22/7 लिखा, इन दोनों को जोड़ा तो ये 3.75 आ गया, इन दोनों को घटाया तो 0.25 आ रहा है, जिसको मैंने 1/4 लिख लिया, गुणा 7 गुणा 900। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन करनी है। अब जरा काटा पीटी कर लें इसमें, तो 7 से ये वाली चीज वैल्यू हो गई 60 की, ये वाला 0 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग अभी नीचे ही लिख लेते हैं 22 इंटू 375 गुणा 1/4 गुणा 9 के, इसको काट लेते हैं तो 11 और ये 2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने काट लिया तो ये 4.5 हो गया। अब मेरी जो फाइनल कैलकुलेशन बैठ रही है वो 375 गुणा 11 के हिसाब से 375 मैंने यहाँ पे कर दी, 7 और 5 12, 7 3 10 और 1 11, 4125 की वैल्यू है, और ये इंटू 4 टाइम्स में कर दूं 4.5। अब तुम एक चीज देखो, 4 का 4 से यानी कि 4000 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16,000 से मेरी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। लेकिन क्या ये 5 है? अगर ये 4 है तो ये 5 भी तो नहीं है हमारी, 5 इंटू 4 के हिसाब से करेंगे तो ये 20 के करीब आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को केवल एक चीज जो दिख रही है अप्रोक्सीमेशन में, वो ये दिख रही है कि इसका आंसर हम लोगों का 18562 ही हम लोगों को सही आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर करना चाहो तो करने के लिए फिर यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग ऐसे कर दें कि ये वाली वैल्यू को 5 माइनस 0.5 अगर कर दें तब भी आ जाता है। तो 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 12, 1 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 5 4 ज़ा 20, 20,625 की अधिकतम वैल्यू बन रही है। अभी ये 0.5 वाली वैल्यू के हिसाब से कम होगा, तो 20 से कम एक ही आंसर है, तो हम लोग ये लगा देंगे। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है, यदि 4 एक समान छोटे सिलेंडर, देखो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते तो इजी हैं, लेकिन आप अगर पिक्चराइज कर पाओ कि इस क्वेश्चन में आयतन इन्वॉल्व हो रहा है या पृष्ठ क्षेत्रफल इन्वॉल्व हो रहा है, तब ये क्वेश्चंस हम लोगों के बहुत आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है। एक 4 एक समान छोटे सिलेंडर, अब इसने 4 एक समान छोटे सिलेंडर को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है। तो पिक्चराइजेशन अगर हम लोग देखें तो 4 हमने छोटे ले लिए और इनकी ऊंचाई को बराबर करते हुए हमने एक
बड़ा वाला जो है इस तरीके से हम लोग ने एक सिलेंडर बना दिया है। तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच के बारे में बात हो रही है। 2 पाई तो हम लोगों का कांस्टेंट है, आर इंटू एच के बारे में बात हो रही है। छोटे सिलेंडर के पार्श्व प्रतिशत से क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आयतन आर इंटू एच को देखेंगे बस केवल, और फिर बाद में देखते हैं। तो देखो इसका आर मैंने ले लिया 1 और इसका एच भी ले लिया 1, तो इसका आर एच जो हुआ वो 1 गुणा 1 हुआ। लेकिन अगर ये है तो इसके हिसाब से पाई आर स्क्वायर इंटू एच हम लोगों का 1 का वॉल्यूम हो गया, तो इसका वॉल्यूम निकल के आया पाई। इसका आयतन जब हम लोगों का पाई आया तो यहां पे देखो गुणा 4 है, तो 4 पाई इसका आयतन हो गया, जिसकी h1 है। तो त्रिज्या जो है यहाँ पे ये कितनी आ गई, त्रिज्या जो आ गई ये हम लोगों की 2 की त्रिज्या आ गई। पाई आर स्क्वायर ही तो है, पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर पाई गुणा 4, पाई से पाई कट गया, तो आर का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसका आर एच हमारा कितना हो गया, 2 गुणा 1 हो गया। अब ये कह रहा है कि कितना अधिक है, छोटे के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2/1 का मतलब 100% अधिक हो गया ना हम लोगों का, तो हम लोगों का उत्तर आ जाएगा 100%। इसमें जो मिस्टेक तुम लोगों से होगी वो ये है कि तुम यहाँ पे इसको 4 ले लोगे और यहीं पे वो मिस्टेक हो जाएगी। वो तो भला आदमी था जो उसने ऑप्शंस में अपन लोगों को 100% दिया। अगर यहाँ पे वो 300% दे देता तब फिर ये मामला जो है ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है। अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है तो बेलन में जल स्तर बढ़ जाता है। अब सिंपल सी बात अपन लोगों को ये समझ में आ रही है कि ये अगर अपन लोगों का बेलन है और इस बेलन में मैं ये कहता हूं कि पहले पानी यहां तक था, अब इसके बाद में इसमें हमने एक गोला डाल दिया। गोला डालने की वजह से जो हम लोगों की ये बनी, ये जो लेवल था ये वाला लेवल अब हम लोगों का इतना हो गया है, यानी कि गोला पूरी तरह से ऐसे करके इसमें डूब गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊंचाई को हमने h ले लिया, जो इसका आयतन है वही इसका आयतन के बराबर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई। अब जरा गोले का 6 सेंटीमीटर वाले एक गोले को 6 क्यूब बराबर, ये तो बेलन निकलेगा ना, तो बेलन का पाई आर स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 12 गुणा h। बस इस कैलकुलेशन को करना है और ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने ये 12 से 12 ये काट दिया, यहाँ पे 2 6 हैं तो ये 2 कट के मेरा 2 2 आ गया और यहाँ पे ये 6 रह गया। इससे इसको फर्दर काट दिया तो ये मेरा आ गया, ये 2 आ गया, 4 8 हो गया और यहाँ से ये 2, तो मेरा जो h आ गया ये 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन करने के बाद में इसमें कुछ नहीं था, तो 2 सेंटीमीटर का मेरा आंसर आ गया। चलो अगले पे आते हैं। अब देखो ये कितना लंबा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसको पढ़ते जाओ, पढ़ते साथ ही आप पहले एक क्वेश्चन को देखो तो सही कि सीधी तरीके से छोड़ देंगे। क्वेश्चन को जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमारा स्कोर कैसे हाई आएगा। तो क्वेश्चन को एक नज़र में हमने देखा, उसके बाद में हमको ये समझ में आ रहा है कि चलो इसको पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग पढ़ते हैं। क्रिकेटर राम जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेले के द्वारा बनाए गए औसत रन इस प्रकार हैं। पहले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन 50, अगले 50 में औसत 54, अंतिम 100 में 52। क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैच में राम के साथ खेले हैं, 100 मैच में अंतिम राम के साथ खेले हैं और इन मैचों में राम से 1200 ज्यादा रन बनाए हैं, 20 मौके पर नॉट आउट रहे हैं। इन 100 मैच में लक्ष्मण द्वारा बना गए रनों का औसत हम लोगों को निकालना है। यानी कि इन मैच में तो हम लोगों के ये जो क्वेश्चन में 201 दिवसीय है, ये जो 50 हैं इनका कोई है, हम लोगों का जो काम है वो ये 100 का 52 से है। तो इसका टोटल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो 1200 अधिक बनाए हैं तो 52 इंटू 100, 52 इंटू 100 के हिसाब से 5200 राम ने बनाए हैं और इसमें 1200 जो है 1200
राम से इसने अधिक बनाए, तो टोटल इसके कितने आ गए, 6400 आ गए। अब औसत ही तो पूछा है, तो औसत का देखो नीचे फॉर्मूला इन लोग ने दिया है कि टोटल रन स्कोर्ड, तो ये हो गए हम लोग के 6400 बटा, भाग लगाना है टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स माइनस नंबर ऑफ नॉट आउट्स। 100 मैच खेले थे, 20 में नॉट आउट रहा था, तो नेट जो हम लोगों को मिल रहा है 80। इसको हम लोग 80 से भाग लगा देंगे, 80 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सी आ गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, औसत भी नहीं है, सिंपल गुणा का भी क्वेश्चन नहीं है, सीधी तरीके से हम लोगों को ऐड ऑन करना है प्लस करके क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होता है, बड़े क्वेश्चन जो है वो दिखाई जरूर देते हैं कि खतरनाक है, लेकिन ये बड़े आसान होते हैं। तो एक बार पढ़ के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके अगर लगे कि इसमें टाइम लग रहा है तब तो छोड़ना, वरना क्वेश्चन तो हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई है, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम है, तो कोच के वजन का पता लगाएं। कोच को शामिल होने के बाद में अगर हम लोगों का औसत 67 है, तो ये जो 6 खिलाड़ी हैं इनमें भी तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो 6 गुणा 1 के हिसाब से टोटल 6 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे ये जो आंसर आ गया ये हम लोगों का 73 आ गया, तो उत्तर हो गया 73। तो देखो क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन भी होते हैं पेपर में और लंबे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो टाइम यहां से बच जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 2 वर्ष में 1000 की राशि 1200 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष में 1000 राशि कितनी हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को पिक करने का मेरा जो कारण ये था वो ये था कि जब हमारे पास में साधारण ब्याज होती है तो मूल अपरिवर्तित रहता है, मूल चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल हम लोगों का सेम रहता है। तो अगर वृद्धि होगी तो उस पर जो ब्याज मिलेगी वो मूल पे ही ब्याज मिल जाएगी। तो यहां पे अगर मैं 1000 रुपए की राशि है और 5% की वृद्धि हुई है ब्याज दर में, तो ये जो 5 दर है तो इसके हिसाब से मेरा कितना हो जाएगा, 50 रुपए की 1 साल में हो गई, 2 साल में 100 हो गई। अब क्वेश्चन में उसने हमको क्या बोला था, 2 वर्ष में 1000 की राशि कितनी हो जाएगी, 1200 तो पहले हो ही रही थी, जोड़ दिया, तो उत्तर हम लोगों का कितना आ गया, 1300। तो कंसेप्चुअली आप अगर पकड़ के चलोगे चीजों को, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप चीजों को अगर पकड़ के चलोगे आपको ये चीज समझ में आ जाए कि वो है क्या। अब इसमें वृद्धि दे रही थी, वृद्धि में साधारण ब्याज में मूल जो है उसी पर अपन लोगों की वृद्धि भी होगी, तो आधार तो मूल है ना उस वृद्धि का, तो डायरेक्टली हम लोग उसी मूल को पकड़ लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 3000 रुपए पे 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2000 पे 5% की दर से n वर्ष के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 कम है। देखो यहां से अगर हम लोग ब्याज देखें तो 150 का ब्याज है और ये जो है ये 150 कम है, तो इसमें हमने 150 जोड़ दिए, तो कुल ब्याज हमारा कितना हो गया, 300 का ब्याज। ठीक है, यहां से अगर हम लोग ब्याज दर देखें तो 2000 पे 5 का मतलब 100 की ब्याज बैठ रही है, तो 100 से 300 जाने में हम लोगों को 3 साल लगेंगे, तो उत्तर हम लोगों का 3 साल आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पे 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 का अंतर है, देखो 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 का अंतर है, यानी कि 1 वर्ष में जो ब्याज है वो हम लोगों का 200 रुपए बढ़ रहा है, तभी तो 400 तक बढ़ के चला गया। 1 वर्ष में 200 है और ब्याज दर हमारी यहाँ पे कितनी है, 10% की, तो मूल अगर हम लोगों को निकालेंगे तो मूल में क्या करना पड़ेगा, 100 बटा 10 कर देंगे, तो 2000 हम लोगों का मूल आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन इन क्वेश्चंस में सिंपल नहीं है, ये हल्के से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर तुमको प्रोसीजर मालूम होगा तो तुम क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पे उधार ली। उसने वह राशि उसी ब्याज दर पे वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए सैम को उधार दे दी। अच्छा बिजनेस है, इधर से लिया उधर दे दिया।
2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6,450 मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6,000 की ही प्राप्त हुए। धनराशि और ब्याज दर ज्ञात करो। ऑप्शंस पर अगर निगाह मारते हैं तो ब्याज दर हम लोगों की सबकी अलग है, धनराशि भी अलग है, तो किसी एक को पकड़ लेंगे और क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। ये जो पोजीशन बन रही है 6,000 की और 4,050 की, ये 2 वर्षों की हम लोगों की बन रही है। अच्छा, अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पे 6,450 जो है ये हम लोगों का साधारण ब्याज बोल रहे हैं, ये हम लोगों का अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। 6,000 रुपये हमारी 2 साल की ब्याज है, तो साधारण ब्याज 3,000 और 3,000 हो गई, और इस पे ये 450 का हो गया। तो यहां से यहां आने में देखो हम लोगों को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, तो 15% वाला हम लोग आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 बेकर्स को 80 केक के नग बनाने हैं। वे एक साथ कार्य करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाने के लिए जाने जाते हैं। पहले बेकर ने अकेले कार्य करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक कार्य करके 20 नग बनाए। कार्य का शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर्स द्वारा एक साथ कार्य करके किया गया था। 80 केक के नग को बनाने के लिए कुल 8 मिनट लगे। अब ये 8 मिनट कब लगे? 8 मिनट तब लगे जब ये 20 नग ऐसे बनाए और दूसरे और तीसरे बेकर्स ने एक साथ कार्य करके। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक साथ कार्य करते हुए 20 केक हर मिनट में बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस वाली लाइन से हम लोगों को एक चीज मिल रही है कि अगर ये 20 केक 1 मिनट में बना रहे हैं तो 80 जो नग बनेंगे, 80 नग 4 मिनट में बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये वाली लाइन को अंडरस्टैंड करें, ये वाली लाइन को समझें, पहले बेकर ने अकेले कार्य करना शुरू किया, 3 मिनट के कुछ समय करके 20 नग बनाए, कार्य का शेष भाग दूसरे और तीसरे वर्ग ने, यहाँ पे ये 8 मिनट का देखें तो जब ए हम लोगों का 20 बना लेता है और बी और सी बाकी के 60 बनाते हैं, तो ये वाले जो 80 नग हैं इसके लिए 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, 80 नग के लिए यहां पे ये 8 मिनट लगते हैं। अब एक चीज देखना, यहां पे जो डाटा दिया हुआ है वो 80 नग 4 मिनट का डाटा दिया हुआ है। अब अगर हम लोग ये देख लें कि अगर हम लोग इन दोनों का यहां पर अगर इनका इसको ग्रुप 1 ले लें और इसको ग्रुप 2 ले लें, तो इन दोनों से काम करवाएं तो ये दोनों 4 मिनट में बना देते हैं। भाई ये डाटा 4 मिनट का है, ए बी सी 4 मिनट बनाते हैं, तो यहां से देखो हम लोगों को ये चीज मिल रही है कि ए जो है 20 नग 4 मिनट में बनाता है। ठीक है, तो 160 नग पकाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? गुणा 8 कर देंगे, यहाँ पे भी गुणा 8 कर दिया, तो 8 चौक 32 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ये बताओ कि टाइम एंड वर्क का कौन सा कंसेप्ट लग गया? ये तो अपनी खुद की समझ पे डिपेंड करता है ना तो यहाँ पे यूनिट तुम कुछ लगा सकते हो, जो कुछ है वो कुछ है। जो ये क्वेश्चन ब्रेक होगा हम लोगों का, वो क्वेश्चन तो यहीं से ब्रेक होगा ना। ये क्वेश्चन जो ब्रेक होगा वो हम लोगों का इसी सोच से ब्रेक होगा। तो फंडामेंटली अगर तुम लोग अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तब तो चीजें हो जाएंगी, वरना फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा? अक्सर करके क्या होता है, ये वाला जो अंतर है ना, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। यहां पे देखो 3 वर्ष के लिए है, तो मैंने पास्कल्स का ट्राइंगल 1331 का अगर इस्तेमाल करना है तो मुझे केवल इतने पे ही फोकस करना है। अच्छा, रकम है मेरी यहाँ पे 2,000 की, मैंने यहाँ पे ये 2,000 लिख दिया। 2,000 का 6% अगर मैं यहाँ करता हूं तो ये 120 आ गया। अभी तो मुझे यहीं पे जाना है, तो 120 का अगर मैं 6/100 कर दूं, 6/100 कर दूं, तो ये मेरा कितना आ रहा है? 7.2 आ रहा है।
72 इंटू 3 216 आ रहा है, तो 21.6 तक तो मैं पहुंच ही गया। अब ये थोड़ा सा ही मेरा बढ़ेगा तो 22 मेरा आंसर हो जाएगा। आ गया? तो टाइम इस तरीके से बचेगा। टाइम जो बचेगा वो तुम लोगों का ऐसे ही बचने वाला है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परित घुमाने से प्राप्त ज्यामितीय आकृति के आयतन का पता लगाएं, यह मानते हुए कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 724 मीटर है। एक त्रिभुज को अगर हम लोग उसके कर्ण के आधार पर यूं घुमाएंगे तो दो, एक छोटा शंकु ऊपर और एक छोटा शंकु नीचे, उस चीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो, इसमें देखते साथ ही हम लोगों को ये चीज दिखनी चाहिए कि 724 के हिसाब से ये जो है ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो मैं यहाँ पे ये 7 ले लेता हूँ, यहाँ पे ये 24 ले लेता हूँ। दोबारा से कर लेते हैं। ये मेरा 7 हो जाएगा, ये मेरा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये वाली जो लंबाई आएगी ये मेरी 25 आएगी। अब इसके हिसाब से मैंने यूं घुमाया है। जब ये घुमा दूंगा मैं तो मुझे ऊपर एक शंकु मिलेगा और नीचे, ऊपर मुझे एक शंकु मिलेगा जो कि मेरा ये शंकु होगा, और नीचे भी मेरा एक शंकु मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। और ये वाली जो लंबाई है ये मेरी 25 की लंबाई है। एक चीज देखो, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम लोगों को वॉल्यूम लेना है। ऊपर वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई रेडियस r स्क्वायर इंटू हाइट h1 में यहाँ ले लेता हूँ। और इसी तरीके से इसका जो आयतन होगा ये 1/3 पाई, रेडियस तो सेम होगा, r स्क्वायर इंटू हाइट h2। इन दोनों को जोड़ लेता हूँ और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1/3 पाई तो आ ही जाएगा, r स्क्वायर इंटू h1 प्लस h2। देखना यहाँ से ही हम लोगों को h1 प्लस h2 मिल रहा है, जो कि हम लोगों का ये 25 है। तो गुणा मैंने यहाँ पे 25 का लिख दिया। अब r निकालना है बस। r के लिए देखो, ये अगर मेरा समकोण त्रिभुज है तो मैं यहां से ही अगर ये लंब डाल दूं तो ये वाला लंब मेरा इससे मैच कर जाएगा ना। तो लंब को p ले लेता हूं, तो 7 गुणा 24 बराबर हाफ 25 इंटू h या p। वैसे ना ये इसकी आदत तुम लोग ये डाल लो कि ये दोनों आपस में इसकी जरूरत नहीं होती है। तो यहां से जो p मेरा आ रहा है ये आ रहा है 7 इंटू 24/25। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, लेकिन 2 बार डालनी है क्योंकि r स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं 7 इंटू 24 गुणा 7 इंटू 24/25 इंटू 25। अब जरा कैलकुलेशन को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 25 से तो 25 मेरा यहाँ पे कट गया, ठीक है। 3 का मेरा 8 आ गया, 3 का मेरा 8 आ गया। अब ऑप्शन पे देखें तो ये 25/पाई तो हर एक में मिल रहा है ना हमको। तो अब हम लोगों को एक तो यूनिट डिजिट देखनी है और दूसरी डिविजिबिलिटी को चेक कर लेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से शायद 8 को अगर हम लोग पकड़ के चलें तो ये वाला नंबर मेरा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये वाला नंबर भी मेरा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मेरा एक नंबर, एक ये वाला हो सकता है और एक ये हो सकता है, ठीक है। अब अगर यूनिट डिजिट के बारे में बात करता हूं तो 7 8 जा 56, 6 7 6 जा 42, 2 4 2 जा 8। तो यूनिट डिजिट 8 वाला आंसर होगा मेरा। यूनिट डिजिट 8 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखो, तो ये पूरा पूरा जो नंबर है ये मेरा 8 से विभाजित भी हो रहा है, तो मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। यूनिट डिजिट प्लस 8 की डिविजिबिलिटी को लगा के मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो, ठीक है, चीज़ों को समझो, चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। चलो, खासकर मेंसुरेशन में। अगला देखते हैं। दो बर्तन क्रमशः 2 1 और 3 1 के अनुपात में शराब, और उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें उन्हें मिलाया जाना है ताकि एक नया मिश्रण प्राप्त हो सके जिसमें शराब और पानी का अनुपात 5:2। देखो, इस क्वेश्चन को जो मैंने पिक किया है वो इस वजह से पिक किया है कि हमको ये तो मालूम है कि इसमें एलिगेशन लगेगा, लेकिन एक काम तुम लोग यहाँ पे कर लिया करो, क्योंकि एलिगेशन में वैसे तो हम लोगों को ये करना है 2/3 लिखेंगे, किसी एक को पकड़ेंगे 3/4 लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होगा।
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल यहाँ, इन दोनों का टोटल यहाँ, और इन दोनों का टोटल यहाँ। अगर ये 3 है तो 3 को हटा के 7 चौक 28 दूना 56 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर ये 4 है तो 7 तिया 21 तिया 63 मैंने यहाँ लिख दिया। अगर ये 5 है तो 4 तिया 12 पंजे 60 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये एलिगेशन मेरा एक बार में लग जाएगा। तो 3 4 मेरा आंसर आ जाएगा। केवल ये वाले जो प्रोसेस जो मैंने तुमको करके दिखाया, इस प्रोसेस को तुम लोग फॉलो कर लो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर 7 का रन रेट था। अब 45 ओवर में 425 रनों का लक्ष्य पाना है। भारत के लिए न्यूनतम कितने औसत बनाए रखना जरूरी है ताकि यह पक्का हो जाए कि यह खेल जीता जाएगा। अब तुम एक चीज बताओ, क्रिकेट देखते भी हैं, क्रिकेट का हम लोगों को शौक भी रखता है, ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को केवल इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि ये क्रिकेट का क्या दे दिया है उन्होंने, है ना। तो 20 × 7 हम लोगों के रन बन चुके हैं, 425 हम लोगों को बनाने हैं। तो 425 माइनस का 140 अगर हम कर दें तो ये हमारा कितना आ रहा है, 285 रन हम लोगों को बनाने हैं। 45 ओवर में से 20 ओवर हमारे बीत चुके हैं, तो अब हमारे पास में कितने हैं, 25 ओवर ही तो हैं। तो 25 का अगर 275 11.4 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। क्या हो गया, 11.4 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः ए और बी आते हैं। ए माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं। देखो इसमें नंबर सिस्टम का अगर एक नियम तुमको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन तुमको छोड़ना पड़ेगा। नियम क्या है, नियम यह है कि जब हम यहां पे ये शेष का अंतर ले रहे हैं, शेष का अगर अंतर ले रहे हैं तो जो शेष का अंतर है ना, जो शेष का अंतर है वो इन दोनों के अंतर से सदैव विभाजित होगा। इन दोनों का अंतर 3 से ये वाला जो है ये सदैव विभाजित होगा, या 3 का मल्टीपल होगा। हम लोग अगर बोले तो ये 3 का मल्टीपल होगा। तो एक तो ये कंसेप्ट हम लोगों का काम आएगा। दूसरा जो है वो ये चीज है कि अगर हम लोगों को 6 से विभाजित करना है तो उसमें जो नीचे रिमाइंडर्स हम लोगों के आएंगे वो 6 से छोटी संख्याएं आती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 से छोटी वाली जो संख्याएं हम लोगों की विभाजित होंगी तो वो 5 4 3 2 1 और 0, यही तो हम लोगों की रिमाइंडर वाली जगह पे आएंगे नंबर। और अगर 9 से विभाजित करते हैं तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और 0, ये वाले नंबर आएंगे। अब देखो यहां पे इसने ना हम लोगों को मोड की भी वैल्यू बोल रहा है, मोड बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको a माइनस बी की वैल्यू देखनी है और b माइनस ए की भी वैल्यू देखनी है, लेकिन a माइनस बी की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेनी है हम लोगों को। ठीक है, अब हम अधिकतम वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो अधिकतम वैल्यू जब हमारी a 5 है तो न्यूनतम वैल्यू इसकी कितनी है, 5, यानी कि a माइनस बी का जो अधिकतम मान है ये हम लोगों का 5 आ जाता है। मैं नंबर लाइन पे बना दे रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं यहां पे a को 0 लिख लूं, अगर मैं a को 0 लिख लूं और b को मैं अधिकतम वैल्यू माइनस की 8 लिख दूं तो ये 8 माइनस के हिसाब से माइनस की 8 मेरी सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है a माइनस बी की। यहां तक पहुंचने के बाद में, यहां तक पहुंचने के बाद में अब ये वाला रूल हम लोग लगाएंगे। तो 3 से विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाली यहां पे जो संख्या आएंगी ये आएंगी माइनस की 6, इन दोनों के बीच की संख्या माइनस की 3 0 और 3। अब क्योंकि यहां पे ये इसने मोड दे दिया है हम लोगों को तो नेगेटिव वाली वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो एक वैल्यू हमारी 6 आएगी, एक वैल्यू 3 आएगी और एक वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो पॉसिबल वैल्यूज बोल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नंबर सिस्टम का बेहतरीन क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था 15 दिसंबर को। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। बाकी कंपटीशंस में भी आ सकता है भाई, गजब का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। चलो
अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 283 इंटू 141 283 इंटू 125 254 पावर में लगी हुई है कि अंतिम दो अंक क्या है। देखो इस क्वेश्चन को देख के एक चीज समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन जो है, देखो ये हम लोगों का इवन है, ये इवन है, और ये जो है ये मेरा 5 है, 5 की कुछ पावर लग रही है मेरी, 56 है, 56 का मतलब क्या हो गया, इवन की मतलब यहाँ पे ये 2 की पावर तो हम लोगों को मिलेगी मिलेगी, और यहाँ पे ये 5 की पावर 3 तो मिल ही रही है, इसमें 2 की बहुत सारी पावर है यानी कि 3 की पावर है, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 की पावर 3 तक तो हम लोगों को नंबर ऑफ जीरो मिल ही रहे हैं, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 00। तो ये क्वेश्चन वो नहीं था कि अंतिम की दो संख्याएं, तुम लोग यूनिट डिजिट करते हो, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं पूछ के उसने अंतिम दो संख्याओं का पूछ लिया। लॉजिक देखो, लॉजिक अगर लग रहा है तो फिर अंतिम दो क्या अंतिम 3 भी पूछ सकता था वो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 15 दिनों के काम के लिए कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 प्रतिदिन थी। पहले 7 दिनों के दौरान उसकी औसत मजदूरी 63 प्रतिदिन थी और आखिरी के 7 दिन में 99 थी। पहले 8 दिन की औसत मजदूरी क्या रही होगी। देखो इसमें हम लोग डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। वो डेविएशन मेथड कैसे होगा ये चीज देखो, यहां पे उसने हम लोगों को क्या दिया है 80 और यहां पे ये दिया है 63, यानी कि इसको अगर मैं यहां से लेस करता हूं तो ये मुझे माइनस का 17 मिल रहा है, और किन के लिए मिल रहा है 7 दिनों के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी 99 को इस 80 से कंपेयर करूं तो प्लस का 19 मिल रहा है मुझे, और ये भी मुझे 7 का मिल रहा है। अगर मैं इसका टोटल देखूं तो देखो 7 कॉमन आने के बाद में 19 माइनस 17 प्लस का 14 मुझे यहां पे मिल रहा है। इसका मतलब जो मेरी 8वें दिन की संख्या है जो कि मेरी 80 बनी हुई है, 80 में 14 इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो मैंने -14 कर दिया, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 66 जो है ये मेरा औसत आ गया है। अब देखो यहां पे ये 7 दिनों का जो औसत है ये 63 है, तो इस 66 ये 8वें दिन का ही तो हुआ, 8वां दिन 63 तो है ही, एक्स्ट्रा इसके पास में कितना है 3/8, 3/8, 1/8 जो है वो 0.125 होता है, 3/8 0.375 होगा, तो 63 में ऐड कर देंगे तो 63.375 इसका आंसर हम लोगों को आ जाएगा। ठीक है, डेविएशन मेथड को यूज करो, 2 से लेकर 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक दुकानदार 610 में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु के 250 में बेचे जाने पर होने वाली हानि के 11 गुने के। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा जो कारण ये था कि अगर हम क्वेश्चन पर बारीकी से निगाह मार लें तो हम लोगों को ये मालूम है कि किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए, और यहाँ पे 10% का लाभ है, 10% का लाभ मतलब 11/10 हम लोगों को करना पड़ेगा, तो 11 की डिविजिबिलिटी हम लोगों की जहां पे भी अप्लाई हो जाएगी, क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों के ए, बी और सी 3 समूह हैं। हर एक समूह में 40, 50 और 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, समूह बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। यदि सभी तीनों समूहों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत प्राप्तांक 80 होता है। एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर हम लोग डेविएशन मेथड को यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि तो समूह के छात्रों का औसत प्राप्तांक, यहाँ पे जो प्रिंटिंग एरर है वो ये सी है, तो ये सी हम लोगों का यहाँ पे समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक। अच्छा देखो इनका एवरेज सबका 80 है ना, तो सबका एवरेज 80 है, तो ये वाला जो ग्रुप है अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो ये जो पहला वाला ग्रुप है ये भी कम है और ये वाला भी कम है। इसका मतलब जो एवरेज होगा इस वाले ग्रुप का वो 80 से तो ज्यादा होगा ही होगा, तो हम लोग के ये दो तो हट रहे हैं। अब लॉजिक के हिसाब से तो मुझे तो 100 दिखाई दे रहा है। अच्छा 100 से तुम लोगों का काम नहीं चलेगा, तो मैं इतना तो एवरेज भाई ये लोग भी मेंटेन करके चल रहे हैं। अब अगर मैं ये देखूं
कि ये वाले जो हैं ये 80 हैं और ये 70 है, यानी कि माइनस का 10 ए समूह वालों का है, और ए में अगर मेरे 40 हैं तो मैं 40 का इंटू 10 के हिसाब से माइनस का 400, डेविएशन में मैं ये कह सकता हूं कि कुल में मेरे माइनस के 400 बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं तो ये माइनस का 20 हो रहा है इन 50 के ऊपर, तो मैं डेविएशन में ये कह सकता हूं कि ये माइनस का 1000 भी आ रहा है। तो कुल अगर देखूंगा तो माइनस का 1400 आ रहा है। अब ये माइनस 1400 जो है वो हम लोगों का जो सी के है, सी के फेवर में ही तो जाएगा। तो सी के लिए अगर मैं बटा 70 कर देता हूं तो ये माइनस का 20 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो माइनस का 20 इन लोगों के हिस्से में आ रहा है वो सी के एवरेज से आ रहा है, तो फिर ये प्लस का 20 कर देंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 100। तो डेविएशन की टेक्निक को यूज करो, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुजा एक वस्तु को 6% के नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम वजन करती है। आगे का तो हम लोग ये देखते हैं कि देखो यहां पे, यहां से वो एक प्रॉफिट ले रही है, प्रॉफिट ही तो ले रही है। तो प्रॉफिट हम लोगों का हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट का मान हमेशा हमारा 1 से ऊपर होता है। तो मैं अगर 800 यहां लिख दूं तो 1000 यहां लिख देता हूं। तो ये पहला फैक्टर तो मेरा ये वाला हो गया। दूसरा वाला जो फैक्टर है वो 6% नुकसान का है। तो 6% नुकसान का मतलब 100 पर 94, यानी कि मैं सीपी का एसपी से रेशियो देख रहा हूं। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो मुझे यहीं पे दिख जाएगा ना। अब मैंने ये काट दिया तो मुझे क्या मिल गया, 94/80 का मिल गया। ठीक है, 94/80 मिल गया। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 14 का प्रॉफिट हो गया। 14 का प्रॉफिट यहाँ पे कितने के बराबर दिया हुआ है, 350 के बराबर दिया हुआ है। तो मैं इसमें अगर 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें अगर मैं गुणा 25 का कर दूंगा, तो मुझे क्रय मूल्य जो कि मैं 80 लेके चल रहा हूं, 80 में भी मैं 25 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और ये कितने का है, 450 किलोग्राम के लिए। तो बटा मैं 40 कर दूंगा, 450 नहीं 40। तो मैं अगर इसको काट लेता हूं तो मेरा जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 50 का आ जाएगा। तो ये घट तोली वाले क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें तुम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्योंकि घट तोली में दुकानदार का फायदा हो रहा होता है। तो जब फायदा हो रहा होता है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से कम होती है। तो या फिर हम लोग ये कह सकते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। नुकसान वाला फैक्टर, क्योंकि इसका जो शुद्ध जो लाभ आ रहा था उसमें दो फैक्टर थे, एक ये 6% का नुकसान हो रहा है और दूसरा वाला जो था वो घट तोली की वजह से उसको फायदा हो रहा है। दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, शिवा ने साधारण ब्याज पे उतने ही वर्षों के लिए 3600 का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर थी। देखो इसमें जैसे ही तुमको ये वाली दो लाइन दे, जितनी ब्याज दर थी, तो तुमको कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट बटा पी करना गुणा इंटू 100 कर देना और तुम्हारा ब्याज दर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ 1296 बटा 3600 गुणा 100 का अंडर रूट, ये अंडर रूट पूरा आता है, 100 से 100 कट गया, ये 36 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो 6% मेरा रिजल्ट आ गया। ये दो लाइन से तुमको ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट अप्लाई करना है। इतना तो मेमोराइज करना पड़ेगा, इतना दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, जब 6666 को 64 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन अच्छा है, यूपीएसआई 2017 20 दिसंबर को पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखो अगर तुमको एक कंसेप्ट नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा चला जाएगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि 17 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये रिपीटेशन वाले जिसमें डिजिट्स रिपीट होती हैं। ठीक है, ये वाला जो प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ 17 है तो प्राइम नंबर माइनस का 1 करते हैं हम लोग, यानी कि 17 माइनस 1 हमने किया तो ये 16 किया। ठीक है, अब ये जो 64 है, इस 64 को 16 से विभाजित किया, तो 16 को 64 से डिवाइड करने का मतलब पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। पूरी तरह से अगर ये विभाजित हो रहा है
तो हमारा जो है शेष कुछ भी नहीं बचेगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। एक चीज का खास ख्याल रखना, यहाँ पे ये सब जगह पे लागू होगा, लेकिन प्राइम नंबर हमारा 2 और 5 पर ये परिस्थितियां लागू नहीं होंगी, लागू नहीं होंगी, बस केवल बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स में लागू हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहता हूं कि ये 64 की जगह पर अगर मेरा 67 होता, तो 67 का मतलब मैं क्या करता, 16 से भाग लगाए तो 4, तो 16 4 64, 4 पूरा हो गया, रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है। अब ये जो शेष 3 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 666 मुझे 3 बार लिखना है, और अब मैं इसका 17 से विभाजित करूंगा, तो जो मेरा शेष आएगा वो मेरा उत्तर के तौर पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुमको बता दिया है। नंबर सिस्टम की एक खास बात होती है, नंबर सिस्टम में हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ हम लोगों को सिखा के जाता है। ये क्वेश्चन है यूपीएसआई में 2017 में पूछा गया था, रिपीटेडली कम कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में आप ये नहीं कह सकते कि ये इस वाले एग्जाम में नहीं आएगा और इस वाले एग्जाम में आएगा। नंबर सिस्टम एक ऐसा है जहां पर आपका पूरा मूल्यांकन सही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये इतना लंबा सा क्वेश्चन है, 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम राधा। अब इतने लंबे क्वेश्चन को पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो सॉल्व भी करना है, सॉल्व करना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग वास्तविक संख्या की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या देखो यहाँ पे कैसे है, 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम राधा और डॉक्टर कला एक विषय की उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, यहाँ पे इसने एक लाइन दे दी है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, यानी कि राधा जो है वो 20% अधिक है। डॉक्टर राम राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लेते हैं। देखो ये वाली हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये वाली हमारी एक्चुअल वैल्यू है, 10 दिन कम पूरा लेते हैं। अच्छा, राधा और राम का अगर कंपैरिजन देखेंगे तो वो इस वाली लाइन में हम लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जब राम हमारा 1.4 करता है, 40% अधिक है, तो 140/100 कर दिया, 140/100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.4। तब हमारी जो राधा है, राधा ये 1 करती है। अब इन दोनों के बीच में 10 का अंतर दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में हमारा 0.4 का अंतर है, और ये मेरा 10 के बराबर है। यहां तक मैं पहुंच गया। अब ये जब मेरा 10 के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को निकाल लूंगा। तो 0.4 है, 1 है, 10 होगा तो 10 से ज्यादा होगा, तो 10/0.4 मैंने यहाँ पे कर दिया, यानी कि 10/4 हो गया, यानी कि ये 5/2 हो गया, ये 25 आ गया, ठीक है। जब एक वाली 25 की है तो 1.4 वाला ज्यादा होगा, तो अब मैं यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकता हूं कि राम जो है ये 25 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट करेगा, राधा 35 दिन में करेगी। यहां तक आने के बाद में अब हम लोग क्वेश्चन पे आगे चलें, तो यहाँ पे ये कहता है डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिन तक कार्य करते हैं। अब हम लोग ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आराम से आगे बढ़ते जाएंगे। तो डॉक्टर राम ने ये वाले 25 दिन काम कर लेते हैं, डॉक्टर राम। अब डॉक्टर राम 10 दिन काम कर लेते हैं, तो डॉक्टर राम का 15 दिन का काम रह गया है, ठीक है। अब कौन आ रही है, डॉक्टर राधा आ रही है। तो देखो डॉक्टर राम का 15 दिन का काम डॉक्टर राधा ज्यादा दिन में करेंगी, तो ज्यादा के लिए ज्यादा के लिए ये जो काम मैंने किया है, ये मैंने यहां से ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इससे ये वाला काम करवा दिया, तो ये मेरा 7/5 हो गया, 5 के हिसाब से 21। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर राम ने 15 दिन का जो कार्य छोड़ा था, वो कार्य डॉक्टर राधा अब 21 दिन में कर लेगी। अब क्वेश्चन में आगे अगर बढ़ते हैं, तो 21 दिन में से राधा ने 15 दिन काम किया, तो यहाँ पे ये 15 दिन चला गया, तो अब राधा को 6 दिन और लगते इस काम को करने में। अब यहाँ पे कौन आ गई, डॉक्टर कला आ गई। डॉक्टर कला के लिए जो डाटा हमारे सामने दिया हुआ है वो ये है कि डॉक्टर कला से डॉक्टर राधा 20% अधिक सक्षम है, तो डॉक्टर राधा का 6 दिन का काम डॉक्टर कला ज्यादा दिन में करेगी, तो ज्यादा दिन के लिए 12/10 हम लोग कर देंगे, यानी कि 6/12
7.2 हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से स्मूथली बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तुम लोगों को करके देखना पड़ेगा ये। और टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके कंसेप्ट को लेके कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही होगी, तभी ये वाले क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब फिर नहीं हो पाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। मतलब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार और देख लेना इसके सॉल्यूशन को, बढ़िया सॉल्यूशन है। चलो नेक्स्ट है, आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन को 6,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया। एक को उसने 20% के लाभ पे, दूसरा हानि पे। पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई। इसका रिवर्स क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हो। 20% लाभ 20% हानि, अगर ओवरऑल नेट इफेक्ट देखें तो 4% की हानि होती है। तो यहाँ पे ये 20% है, यहाँ पे ये 4% की हानि है, तो हानि भी हमारी 20% की हो जाएगी और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जो हम लोगों का बारीकी से कंसेप्चुअल चीजों को हम लोगों को पकड़ के चलना होगा, तो पेपर में कुछ नहीं है, वरना फिर तुम टाइम वेस्ट करते रहोगे इसमें, है ना भाई। नेट इफेक्ट में 20% लाभ 20% हानि, 4% की हानि होती है, उसने एक बीच में से गायब कर दिया, तुमको फाइनल दे दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी 500 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। गजब, मतलब थोक व्यापारी भी बेईमानी कर रहा है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है, बिना एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखो, व्यापारी जो है ये 25% अपना लाभ मान के चल रहा है, लेकिन उसके साथ में यहां पे बेईमानी हो गई है। 1 किलोग्राम की जगह 1200, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 25% का लाभ लिखूं तो 4 से 5 का लाभ हो जाएगा मेरा। 25% को 1/4, 4 से 5 का लाभ उसको महसूस हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसका लाभ जो है वो कम हो गया। तो कम के लिए 1000 यहाँ पे और 1200 यहाँ पे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। तो देखो ये 25 है और ये 24 है, तो इसका लाभ कितना हो गया? एक लाभ का प्रतिशत 1/24 इंटू 100% हम लोगों को करना है। अब एक चीज जरा ऐसे ही देख लो कि अगर ये 24 की जगह 25 होती तो 4% होता, क्योंकि ये 24 है तो 4% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हम लोग ये वाला आंसर लगा देंगे 4.17 का प्रॉफिट। ठीक है, तो घटतोली वाले क्वेश्चंस में ये चीज इस तरीके से सोच लो तो कुछ भी नहीं है घटतोली में। चलो नेक्स्ट, एक एक्सप्रेस ट्रेन AB लंबाई वाली एक सुरंग तक पहुंचती है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का 5/12 है। सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है और बिल्ली तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन भी चली थी। यानी कि बिल्ली यहाँ पर है, इधर से ये इसको पुश करेगी, ठीक है, बिल्ली इधर भागेगी, ट्रेन भी इधर भागेगी। दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलने के बिंदु तक पहुंचती है। कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है? देखो, अगर हम लोग इसकी ड्राइंग को पिक्चराइज कर लें तो मैं ये कहता हूं कि ये वाली जो सुरंग है ये 5/12 के हिसाब से, अगर ये 12 यूनिट की सुरंग है तो बिल्ली जो है ये 5 मीटर के हिसाब से यहां पर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 7 यूनिट का मेरा डिस्टेंस अभी बाकी है। अब टाइम एंड डिस्टेंस का अगर हम कंसेप्ट को देखें तो डिस्टेंस स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। इसका मतलब अगर 12 की दूरी है तो स्पीड ऑफ ट्रेन मेरी 12 है। अब बिल्ली भी तो इधर भाग रही है, दोनों एक ही समय पे, यानी कि ट्रेन यहां से लेकर यहां तक जितने समय में जाती है उतने ही समय में बिल्ली यहां से यहां आती है। तो स्पीड ऑफ बिल्ली को भी लिख देता हूं, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, अब कितने प्रतिशत ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है? इसमें अगर अधिक देखेंगे तो 5 अधिक है, तो 5/7 करना है। अब तुम एक चीज देखो
अगर मैं यहाँ पे ये बता दूं तुमको कि 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है, ठीक है। अब 14 दशमलव नहीं, प्रतिशत में नहीं, 1/7 की जो वैल्यू होती है 0.1428 इस तरीके से चलती है। इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। प्रतिशत में अगर देखूंगा, दोबारा कर लेते हैं, तो 1/7 जो है प्रतिशत में, मैंने ध्यान नहीं दिया था, 14.28 होती है। इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी 5 का, 14×5 = 70, ये रहा आंसर, लग गया। तो बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, भले चाहे वो देखने में बड़े हैं। बड़े वाले क्वेश्चंस में मैं केवल तुम लोगों को ये बोलता हूं कि अगर तुम्हारा सिंपल कंसेप्ट पे बेस होते हैं और अगर तुम्हारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हैं, तो बड़े क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा इजी पड़ते हैं स्कोर करने में, और यही क्वेश्चन जो है वो बाकी लोग छोड़ देते हैं देखते साथ ही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी से 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई ए से दुगनी और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है। ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी गति ए से दुगनी है। ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर है। ट्रेन ए की गति अगर यहाँ पे ये 60 है, तो हम लोगों को स्पीड ऑफ ट्रेन ए 60 दी हुई है। अब स्पीड बी और स्पीड सी, ये दोनों के डाटा अपन लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे ये कह रहा है जिसकी गति ट्रेन ए से दुगनी है। ऐसी कौन सी ट्रेन है? ट्रेन सी। तो ट्रेन सी की जो गति हो गई वो 120 की हो गई। अच्छा, पहली वाली लाइन में ट्रेन ए बी से 54 सेकंड में, जिसकी लंबाई ए से दुगनी और ट्रेन ए से आधी गति पे चल रही है, यानी कि इसकी गति ये हो गई। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और ए और सी जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, अपोजिट जा रही हैं, ठीक है। टाइम दोनों के दिए हुए हैं। एक का हम लोग, एक कंडीशन में टाइम दिया हुआ है 54, और दूसरी कंडीशन में जो टाइम दिया हुआ है वो 20 सेकंड का टाइम दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। पहले पहले यही दोनों केस ले लेते हैं, अपोजिट वाला केस लेते हैं। तो इन दोनों के हिसाब से सापेक्षिक चाल हमारी 120 + 60 के हिसाब से 180 की सापेक्षिक चाल हो गई। अगर मैं यहाँ पे ये 0 लगा दूं और यहाँ पे ये 36 लगा दूं, तो ये मेरा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी हो गया। अब मेरे पास में जो डाटा है वो 20 का डाटा है। इसका मतलब यहां से मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सी, लेंथ ए और सी की लंबाइयों का योग मुझे यहां से दिख रहा है। मैंने 18 का 2 कर दिया, ये 20 सेकंड हो गया, तो ये 1000 हो गया। तो यहाँ पे मैं बड़े आराम से इसको 1000 लिख के एक डब्बे में बंद कर लेता हूं। अब मैं अगले क्वेश्चन, अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ जाता हूं, जो मुझे ये बता रहा है ऊपर वाला 54 सेकंड का। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये दोनों अगर सेम दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी सापेक्षिक चाल 30 की हो गई। 30 का बटा 36 मैंने यहाँ कर दिया। अब ये 54 सेकंड है, तो जो लंबाई हो गई लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ये मेरी 300 से 54/36 के हिसाब से ज्यादा हो गई। 18 तिया 18 2, तो यहां से ये 450 मेरी आ गई है। तो मैं यहां पे लेंथ ए प्लस लेंथ बी 450 लिख लेता हूं। लेकिन अब इसमें लंबाई का एक अनुपात हम लोगों को यहां पे दिया हुआ है, जिसकी लंबाई बी से दुगनी है, ए से दुगनी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2:1 है। तो इसको मैं अगर 300 लिख देता हूं, तो ये वाली जो होगी ये मेरी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। अब यहां पे उसने हमको सी की लंबाई पूछी हुई है, तो सी की लंबाई के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो है ये मेरा कितना है? 150। तो 1000 में से लेस कर दूंगा, तो ये मेरी आ जाएगी 850 की। और ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में अगर किया जाएगा तो उतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है, कैप की लागत 20% बढ़ जाती है, और पेन का विक्रय मूल्य 7% बढ़ जाता है। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कुल लागत का 40 और 60 होते हैं। अच्छा, मूल रूप से
40 और 60 होते हैं, तो 40 प्लस 60 जो है ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है पेन की। आगे कह रहा है कुल लागत का, अगर वास्तविक लाभ पेन की कैप की वास्तविक लागत का 1/4 है, कैप की लागत का 1/4, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 15 का प्रॉफिट है। तो टोटल जो हमारी कीमत आ रही है वो 115 की आ रही है, और ये मेरी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अब इसमें ये वाली कंडीशन लगा देते हैं, 30% बढ़ना, 30% बढ़ने का मतलब 1.3 हो गया, तो 13 चौक 52, तो ये वाली फिगर हमारी ये आ गई। 20% लागत बढ़ गई, तो 1.2 के हिसाब से ये मेरी 72 हो गई। प्लस अब इसमें भी तो देखो ये मेरी 60% बढ़ गई है, यानी कि इसमें मैं इंटू 1.6 कर दूंगा तो मुझे बढ़ी हुई सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 पंजे 80, 16 और 16, 14, 8, 184 मेरी कीमत आ गई। ठीक है, 184। अच्छा, ये मेरी सीपी है, तो यहां पे अगर मैं प्रॉफिट देखूंगा तो 184 में 7 और 2 124 में घटा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि मेरा 60 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है फाइंड न्यू अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए, है ना। अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, क्योंकि सारे के सारे उत्तर उसने प्रतिशत में दिए हुए थे। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारा 60 है लाभ, क्रय मूल्य हमारा कितना है 124 का इंटू 100। अब इसको चाहो तो तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो, वरना अप्रोक्सीमेशन से दिख रहा है कि अगर हम इसको 120 ले लेते हैं तो ये 50% हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है तो 50 से थोड़ा कम, एक ही आंसर हम लोगों को दिख रहा है। इसको हम लोग बड़े आराम से आंसर लगा देंगे 48.38। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, रेलगाड़ी और एक बाइक, थोड़ा सा इसकी अर्थमेटिक के साथ में क्या है कि आप अगर उसको पिक्चराइज कर लो, आप अगर विजुअलाइज कर लो, आप उसको पिक्चराइज कर लो, आप उसकी फ्रेम पूरी तरह से बना लो, तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु ए से चलकर बिंदु ए से 90 की तक एक साथ पहुंचती हैं। रेलगाड़ी की बाइक 50% ज्यादा है गति बाइक से, हालांकि रास्ते में बीच के स्थानों पर रुकते हुए उसे 12.5 मिनट खर्च हुए। बाइक की गति क्या है? देखो ये वाला डाटा हम लोगों को दिया हुआ है 50% ज्यादा। 50% ज्यादा का मतलब हमारे पास में एक डाटा 1.5 आ गया और एक डाटा 1 आ गया है, एक x हो गया, एक 1.5x हो गया। ये ले लेने से फायदा ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो x है ना, ये HCF वाला x है, ये वो वाला x नहीं है जो लेट इट बी x, HCF वाला x है। तो ये जो x है ये हम लोगों की स्पीड ऑफ बाइक हो गई, और ये जो है ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों 90 किलोमीटर गए हैं, ये भी 90 गई है और बाइक वाला भी 90 गया है। बाइक को इतना टाइम लगा, रेलगाड़ी को इतना टाइम तो लगा ही लगा, प्लस 12.5 मिनट मतलब बटा 60। अब दोनों टाइम को बराबर कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को जो निकालना है स्पीड ऑफ बाइक निकालनी है, यानी कि एक्स का जो मान है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। चलो देख लेते हैं, इसको इधर ले गए तो ये कितना हो गया 90। ठीक है, 90 माइनस 1.5x, इसको 1.5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 माइनस का 0.5 और नीचे हमारा 1.5x आ गया, आ गया। और इधर पे हम लोगों का जो कैलकुलेशन बैठ रही है वो 125/60 की बैठ रही है, 600 की बैठ रही है। तो 25 5 जा 25 24 जा, क्या हो रहा है ये? ठीक है, 24 के हिसाब से। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये 45 है, यानी कि ये 450 है बटा 15 है, तो 30 है। 30 का मतलब 6 5 6,
24 इंटू 6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि है 144। कैलकुलेशन कर लेने में, कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर आ जाएगा वो 144 आ जाएगा। कैलकुलेशन पोर्शन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अगर पीवाईक्यू को देख रहे हो या पीवाईक्यू कर रहे हो तो कैलकुलेशन तो खुद कर ही लोगे। इसकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं था, मैं कैलकुलेट करके देख ही रहा था बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए जमा करता है, 8% के साधारण ब्याज पे 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो ये यूपीएसआई 2017 में किस्त का बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है और किसी कंपटीशन में आज तक कभी पूछा ही नहीं गया, और पूछा भी गया होगा तो मेरी निगाह में नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये साधारण ब्याज का किस्त का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे आज तक लगा है जो मैंने अब तक देखा है। देखो जरा क्या कह रहा है, हर महीने 40 रुपए जमा करता है, 8% के साधारण ब्याज पे 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। 5 वर्ष का मतलब 12 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 महीने के बाद में उसको कितनी राशि प्राप्त होगी। 40 रुपए के हिसाब से 60 इंटू 40 अगर हम कर देंगे तो हमको 2400 रुपए की तो पक्का ब्याज बैठ ही रही है ना। तो यहां पे ये 2000 नहीं होगा। अब 2400 के नजदीक के अपन लोगों के दो आंसर्स हैं और एक ये आंसर है, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं। चलो, तो अब इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है ना, जब हमारा किस्त होती है, साधारण ब्याज की किस्त होती है, तो पहली जो किस्त हमने जमा कर रखी है उस पर हमको पूरा, जब तक कि वो खत्म नहीं हो रही है तब तक के लिए हमें ब्याज के तौर पर कुछ ना कुछ मिलता है। वही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे देखो हमारे पास में रकम है 40 की, 8% सालाना ब्याज दर है, तो एक महीने की 1/12 मैंने यहाँ कर दी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये 60 महीने है तो मुझे ये 60 करना है, फिर 59 करना है, फिर 58 करना है, ये 3 + 2 + 1 के बराबर मैं करूंगा। ये काम क्यों कर रहा हूं कि जो किस्त मैंने पहले महीने में जमा की थी 40, उसको पूरा आखिरी तक मुझे 60 महीने के हिसाब से उसकी ब्याज मिलेगी। जो मैंने दूसरे नंबर पे जमा की थी वो 59 के लिए मिलेगी। इस तरीके से ये पूरा टोटल हम लोगों का बैठ जाएगा। अगर इसको देख के n+1/2 की याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो बस अब इसकी कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये 40 हो गया, ये हो गया 4×3 = 12 हो गया, ये 8/30 की तो वैल्यू ये हो गई गुणा। देखो ये चीज अगर यहाँ लगाएंगे तो 60 इंटू 61/2 करेंगे, 2 से ये 30 आ जाएगा। तो 30 इंटू 61 हम लोगों को और करना है, 30 से 30 कट गया, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 488 2400 रुपये में हम लोग जोड़ देंगे तो 28880 आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन उतनी टफ नहीं थी, इसको 8 बना लेना है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम भी मालूम होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए। जो गलती हो सकती है, कहाँ पे गलती हो सकती है, वो ये है कि ये वाला एक महीने का हम लोगों को ब्याज लेना है, ना कि साल का ब्याज लेना है। तो एरर पॉइंट ये भी है, एरर पॉइंट ये भी है। तीसरा वाला जो पॉइंट है वो ये है कि कंसेप्ट ही नहीं मालूम है तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है, अंदर की तरफ है। तो अंदर के लिए हम लोगों को यह मालूम है कि 36 - p गुणा p का 2 प्लस 24 - p इंटू p का 2 बराबर पथ का आ जाता है हम लोगों का, तो 576 हो जाएगा। छोटी सी एक कैलकुलेशन कर मारते हैं, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो ये वाली जो है ये हमारी 288 की आ गई है। इसमें से ये वाला p कॉमन लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे p लिख दिया। 36 और 24 के हिसाब से 60 हो गया और माइनस का 2p आ गया, जो कि 288 के बराबर है। अब इसमें से फर्दर मेरा p जो है 2 में अगर हटा दूं तो ये 30 हो रहा है, तो 30 - p इंटू p बराबर 144 के। 144 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो 24 इंटू 6 बराबर 144 मुझे दिखाई दे रहा है। तो p का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। 6 इंटू 24 के हिसाब से हम लोगों का आंसर 6 आ जाएगा।
जब भी हम लोगों को पथ का घेरा दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से इसी सॉल्यूशन से अगर कर लोगे तो टाइम भी कम बचेगा, वरना फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो एंड में क्वाड्रेटिक बन रही थी, हमने क्वाड्रेटिक नहीं इस्तेमाल की है, उसकी जगह पे इसको फैक्टर से ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यही सॉल्यूशन तुम लोग भी करना है। 10% साधारण ब्याज दे रहे बैंक में स्टेला को हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है 3 वर्ष बाद उसे 3324 रुपए मिले? देखो, अगर हम लॉजिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस हैं ये 3। चलो इसको भी अलग कर दें, इन दोनों को अलग कर दें तो ये दोनों काफी नजदीक के ऑप्शंस हैं, तो लॉजिक तो हम लोगों का काम नहीं आएगा। अब ये किस्तों का क्वेश्चन है, तो जो अभी हम लोग क्वेश्चन करके आए थे उसी तरीके से इसको भी देखना पड़ेगा। तो 3 वर्ष है, हर महीने के हिसाब से 36 महीने, 36 मंथ्स हम लोगों के पास में टाइम हो गया 36 महीने का। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% का है। हर महीने अगर मैंने पी राशि को जमा किया तो 36 महीने का मतलब ये 36 पी हो जाएगी मेरी। ठीक है, अच्छा पी के ऊपर दर मेरी 10% की चल रही है तो 1/10 हो गई। ये तो मेरी सालाना ब्याज है ना, तो 1 महीने के लिए 1/12। और अब जो 36 महीने है, आखिरी पहली किस्त को मैं 36, फिर 35, फिर 34, इस तरीके से हमको जाना है 3 + 2 + 1। अब इसका कैलकुलेशन वाला पोर्शन रह गया है, ये रकम हमारी 3324 के बराबर हो जाएगी। चलो तो कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो 36 पी आ जाएगा मेरा। ठीक है, 36 ये वाला हो जाएगा 36 × 37/2 और P × 1/120, 12×3 = 36। तो ये जो हो गया, ये कैलकुलेशन हमारी जो बैठी, ये बैठी 111/20 गुणा 5 कर दिया मैंने, गुणा 5 कर दिया, तो ये हो गया 555/100। इसको कर दिया तो ये पूरी जो वैल्यू जो निकल के आई, ये पूरी वैल्यू निकल के आई 5.55 का पी। तो टोटल हो गया 41.55 पी के। इतना काम तो देखो तुम लोगों को करना पड़ेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। अब बस केवल कैलकुलेशन करनी है, तो 3324/41.55। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट में अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 5 नहीं आएगा हमारा, है ना। 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 ज़ा 32 के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। 8 5 ज़ा 44, 8 5 ज़ा 44, 8 1 ज़ा 8 2, देखो 24 तक आ गए। ठीक है, और ये 33 हो गया, तो 80 जो है ये हम लोगों का आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच में 20 खिलाड़ियों के समूह के रनों का औसत था 40। यदि एक अन्य खिलाड़ी के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ दिया जाए तो औसत रन 1 कम हो जाता है, यानी कि 40 - 1 का मतलब 39 का हम लोगों का एवरेज हो गया है, 1 रन कम हो जाता है। नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच वाई में पिछले मैच के अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। तो सबने 11 रन अधिक बनाए, यानी कि 9 और 1 10, 3 1 4 1 5। ठीक है, अब खिलाड़ी भी समूह में शामिल होता है और औसत में 2 रन की वृद्धि होती है। अच्छा, समूह में शामिल होता है और औसत रनों में 2 रन की वृद्धि होती है, यानी कि अब जो न्यू एवरेज हो गया है वो हम लोगों का 52 का हो गया है। तो मैच खिलाड़ी ए द्वारा एक्स में बनाए गए रनों का और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों के बीच का अंतर क्या है? चलो तो सबसे पहले तो वाई का निकालते हैं। तो वाई का 52 तो बना ही बना है। अब यहां पे पहले 20 खिलाड़ी थे, अब 21 खिलाड़ी हो गए, तो 21 इंटू जो 2 बढ़ रहा है इंटू 2 के हिसाब से 42 बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये 42 बढ़ा दिया।
एज्यूम्ड एवरेज के हिसाब से कर रहा हूं मैं। ये 94 मेरा जो है ये y का स्कोर हो गया। अच्छा, x का अगर स्कोर देखते हैं तो x के स्कोर के लिए हम लोगों को किस चीज का इस्तेमाल करना है? इस 39 का इस्तेमाल करना है। तो x ने जब हम लोगों का 39 एवरेज में आया है तो उसने 20 लोगों को 1 के हिसाब से कम कर दिया, यानी कि 39 में हम 20 अगर घटा देंगे तो 19 हम लोगों को ए का स्कोर मिल गया। तो 94 में अगर मैं 19 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? ये 5 आ गया। 5 वाला कोई नहीं है क्या? 75 है तो सही। तो ये 75 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये आएगा। अब ये जो स्क्रीन है इसमें जगह कम पड़ रही है, लेकिन ठीक है, इतना लंबा भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का यहाँ पर एवरेज का बेसिक कंसेप्ट यही है, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है तो तुम्हारे दिमाग में ये चीजें तो होनी चाहिए, तब जल्दी होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर की सामग्री को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कप में डाला जाता है। अर्धगोलाकार कप का प्रतिशत जो अभी भी भरा नहीं हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का पहले अनुपात देख लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे, है ना। तो पहला जो है ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन अर्धगोला है 2/3 पाई आर क्यूब, 6 कैलकुलेशन देखते हैं। यहां से ये 2 आ गई, 2 2 ज़ा 4 के हिसाब से हो गई। तो ये 1/2 हो गई, यानी कि जो अनुपात है वो 4 से 1, यानी 1/4 भाग अभी भरा हुआ है। तो 75% खाली है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेंसुरेशन के क्वेश्चन अक्सर करके ना इजी रहते हैं, इतने टफ नहीं रहते हैं। ये काम करना था। चलो आगे देखते हैं। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर। अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर तो उसकी औसत ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 खिलाड़ियों की एक टीम की औसत ऊंचाई, अगर टीम में 3 और 6 खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बढ़ी हुई के हिसाब से 158, 158 एंड 158 हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये तो तीनों के तीनों अपन लोगों के हो गए। 6 खिलाड़ी का 2 के हिसाब से टोटल में 12 सेंटीमीटर अपन लोगों का बढ़ रहा है। अब 12 सेंटीमीटर 3 लोगों के बीच में बढ़ रहा है, यानी कि बटा 3 के हिसाब से हम लोगों को ये 4 आएगा, ये 4 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है, चलो। अब 8 और 4 12, 162, 162 और 162। अब वो कह रहा है छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 कम है, यानी कि मैं इसमें से 4 कम कर देता हूं तो 158 सबसे छोटे वाले की हो जाएगी। इन दोनों में से कोई भी एक हमारा ज्यादा हो सकता है, तो हम यही निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन हम लोगों का ऐसे सॉल्व हो जाएगा। एवरेज में काफी क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए हैं और मजेदार पेपर था ये, जो भी था। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। जब बेटा शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी परिवार में शामिल होती है, तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। देखो 2.5 वर्ष कम हो रही है, यानी कि परिवार के 5 सदस्य जब 44 के थे, मान लो कि सब 44 के थे, तो अब ये 44 से इन सब की उम्र 41.5 हो गई है। 41.5, 41.5, 41.5 और 41.5 हो गई है। लेकिन इसमें ये वाली जो है ये 41.5 की बनी रही। कैसे? इन सब लोगों ने 2.5 साल दिए, तो 2.5 का मतलब कितना हो गया? 5 लोगों से 2.5 का मतलब 125 हो गया ना, 12.5। तो ये 12.5 एक्स्ट्रा लेके आई हुई है, तो इसमें से 12.5 अगर मैं घटा दूंगा तो 5 में से 5 गया 9, तो ये 29 साल की खुद है। ठीक है,
अब शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बेटे की शादी के बाद बहू और बच्चे की औसत आयु का पता लगाएं। के वर्ष, देखो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ये 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। इसका मतलब जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो ये 31 साल की थी। इसके 3 साल के बाद में अगर देखेंगे तो ये 34 है, और बेटा इसका कितना है, 3 साल का है। तो 4 और 3 37 का बटा 2 अगर हम लोग कर देंगे तो ये औसत हम लोगों को मिल जाएगा। 18.5 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज की अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लोगे तब तो ये वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इन सॉल्यूशंस को 2 से लेकर 3 बार तुम लोगों को देखना पड़ेगा। चलो अगला आता है। 812 किलोग्राम मीटर घनत्व का तेल 4 किलोग्राम घंटे की दर से जलता है। एक 20 सेंटीमीटर आधार तज्जा की बेलनाकार टंकी में आरंभ में 1300 किलोग्राम तेल है। 6 घंटे तेल जलने के बाद बचा हुआ तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक होगा। देखो ये जो है ना डेंसिटी वेंसिटी, इनसे डरना बंद करो, तुम केवल इतने पे ध्यान दो। अब देखना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। तो यहां पे अपन के पास में 1300 किलोग्राम तेल था। 4 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से अगर 6 घंटे चलेगा तो 24 किलो तेल जल चुका होगा। तो 1300 में से 24 मेरा जल गया, तो 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। ये 1276 अभी मेरा तेल बाकी है। ठीक है, अब ये 1276 जो है ये क्या है, किलोग्राम ही तो है। ठीक, अब इसका आयतन जब हमको देखना है तो ये मीटर क्यूब से देखेंगे। देखो ये बता रहा है 1 मीटर क्यूब बराबर 812 केजी के। तो इतने किलो 1 मीटर क्यूब से ज्यादा होगा, तो 1 इंटू 1276 बटा 812 में कर दूंगा, और ये मेरा किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। अब मुझे इसका आयतन देखना है और हाइट मेरे पास में आ जाएगी। तो आधार कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, पाई लगाना है, आर स्क्वायर लगाना है। 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 20/100 के हिसाब से 1/5 गुणा 1/5 और इंटू एच कर दूंगा और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1276 बटा 812 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1/25 इंटू का एच। इसको 11 से काट लेते हैं। 11 2 जा 11 1 जा 11 11 1 जा 11 116 आ गया। देखो ये गुणा 7 हो रहा है, तो मैंने इसको 7 से काट दिया, 7 से ये कट गया। ठीक है, तो h जो आ गई, h मेरी मीटर में आ गई है, h मेरी आ गई 25/2 मीटर और इंटू 100 मैंने इसको कर दिया, तो ये 50 आ गई, यानी कि 1250 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। देखो मैथ्स में ना चीजें कैसे मूव होती हैं, इन यूनिट्स पे अगर ध्यान दे दिया जाए तो आपको नहीं मालूम है डेंसिटी का, आप इसको फिजिक्स मान के चल रहे हो। फिजिक्स नहीं मानना है इसमें, साफ तौर पे अपन लोगों को घनत्व दिया हुआ है मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब का, तो बस इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा ए और कक्षा बी के छात्रों में गणित के औसत अंक क्रमशः 80 और 99 हैं। देखो एवरेज के जो भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन मेथड हम लोगों का काम आता है, उससे जल्दी भी एवरेज निकल जाता है, तो इसमें भी हम लोगों को वो चीज़ लगानी पड़ेगी। कक्षा ए में छात्रों की संख्या 45 और कक्षा बी में छात्रों की संख्या 50। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 न्यूनतम अंक वाले छात्र निकाल दिए जाते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 जो न्यूनतम अंक वाले छात्रों को निकाल दिए जाते हैं, जिसके कारण दोनों कक्षा ए और बी का कुल मिलाकर औसत 3 बढ़ जाता है, तो हटाए गए अंकों का औसत क्या है। एक चीज यहाँ पे देखना, देखो ये 45 है, सेक्शन ए के बारे में अगर मैं यहाँ पे 45 बोल रहा हूं और सेक्शन बी में मेरे पास में 50 है, इनका अगर एवरेज देखते हैं 80,
और इसका एवरेज है 99। अब इसमें से भी मैंने 5 हटाए हैं और इसमें से भी मैंने 5 हटाए हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, यदि प्रत्येक, तो कारण दोनों कक्षा ए और बी का कुल मिलाकर औसत, तो पहले तो ए और बी का कुल मिलाकर औसत हम लोगों को देखना है। अब इसमें से हम लोग हटा भी रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में इनका अगर एवरेज देखते हैं तो देखो ये 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग करते साथ ही क्या दिख रहा है कि ये संख्या हमारी 9 की है, 9 में से 1 चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये अगर 1 गया है तो 10 की संख्या है। इन दोनों का कुल मिलाकर एवरेज बोल रहा है, तो 80 तो पक्का पक्का है ही। 80 से 99 जाने में प्लस का 19 हो गया, और 19 का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, ये पूरे पूरे 10 कर रहे हैं। किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 10 और 9 का 19 के हिसाब से, 10 प्लस 9 के हिसाब से। तो यहाँ पे ये कट गया, तो हम लोगों को इनका जो औसत मिल गया, इनका औसत 80 प्लस 10 के हिसाब से 90 का औसत मिल गया। यहां तक समझ में आया? अब जब यहां तक समझ में आ गया, अब इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो अपन लोगों के ये एक यहां से और एक यहां से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 था, तो मैंने 5 का एक ग्रुप ले लिया है, तो 5 को एक मान लिया, तो एक यहां से और एक यहां से जाने का मतलब अब हमारे पास में 17 लोग हैं। ठीक है, और ये जो 17 लोग हैं इनका औसत 3 बढ़ गया है, यानी कि 17 इंटू 3 के हिसाब से टोटल 51 बढ़ गया है। तो ये लोग जो गए थे, ये टोटल में 90 का मतलब 2 गए ना, एक यहां से और एक यहां से गया, तो 180 में से अगर हम लोग 51 घटा दें तो ये बाकी का जो अपन लोगों के जो गए हुए हैं उनका टोटल हो गया, और बटा 2 कर दिया, तो यहां से ये 129/2 आ रहा है। तो आंसर हम लोगों को कितना हो गया, 64.5। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना, जल्दी भी हो जाएगा और ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख में खरीदा गया और 12,000 रुपए मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। वो ये है कि वो 12,000 के हिसाब से पहले ये जो 10 लाख है, इतने पैसे अगर हमने वसूल लिए तो टोटल 10 लाख में से 2 साल का मासिक किराया के हिसाब से टोटल अगर कम कर दिया और उसके बाद में 30% लिया तो क्वेश्चन कभी भी नहीं सॉल्व होगा। बाकी का ये क्वेश्चन है उतना टफ नहीं है जितना हम लोगों को दिखाई दे रहा है। देखो ये 10 लाख है, ये 10 लाख की रकम हमारी आ गई, हमने 30% का प्रॉफिट ले लिया, तो यहां पे जैसे ही ये 30% हो गया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इतना मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 12,000 रुपए मेरा मासिक किराया है, तो 12,000 का किराया 12 महीने का मतलब 1,44,000 का हो गया, और 2 साल के लिए डबल कर दिया, तो 288 मेरा ये आ गया। इसमें से मैं 288 घटा देता हूं, 2,88,000। बस ये वाली मेरी जो कीमत है ये वाली आ जाएगी। कितनी हो गई मेरी, 10,12,000, और इसका आंसर मेरा जो हो गया ये बी हो गया। ठीक है, तो इतना था, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं था। चलो अगले पे आते हैं। एक दुकानदार लागत मूल्य पे 10% की छूट देता है परंतु गलत वजन का प्रयोग करके, देखो ये फिर वापस से हम लोगों को ये गलत वजन वाला मिल रहा है, प्रयोग करते लागत मूल्य पे 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात करें कि सही वजन से गलत वजन कितने प्रतिशत कम होगा। देखो लागत मूल्य पे 25% का लाभ उसने बोल दिया, और बेईमानी भी कर रहा है वो गलत वजन की, वो बात अलग है कि वो छूट दे रहा है। 25% का लाभ का मतलब 4 से 5 का हमारा लाभ हो गया। जहां पे वो 10% की अगर छूट दे रहा है तो 10 से 9 की चीज दे रहा है, लेकिन यहां पे गलत वजन प्रयोग करके वो कमा रहा है। अब हम लोगों को सही वजन से गलत वजन कितने प्रतिशत कम है, ये चीज हम लोगों को निकालनी है। देखो इधर का जो वजन को हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो पहले तो इसको 9 और 10 बना लिया, ये पूरी संख्या। अब यहाँ पे 5 लाना है तो गुणा 5 किया, यहाँ पे गुणा 4 किया,
2 5 और 2 2, तो ये 25 से 18 आ गया, यानी कि मेरा ओरिजिनल वजन जो 25 है उसकी जगह पे वो कितने में कितना दे रहा है मुझे, 18 दे रहा है। तो 7 की कमी किस पे आ रही है, 25 पे, इंटू 100% कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 28% हो जाएगा। बस केवल ये वाला काम करना है इसमें, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सोल्यूशन है। अगले पे आते हैं। शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है। दिवाली वाले दिन पिछली छूट लागू होने के बाद वो 40% अतिरिक्त छूट देता है। तमाम छूट लागू करने के बाद दुकानदार का कुल लाभ 50% है। तो दिवाली वाले दिन 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य क्या है। देखो यहाँ पे ये लागत मूल्य है, अंकित मूल्य है, और बेची है यानी कि ये हम लोगों की सेलिंग प्राइस है। ऑप्शंस पर अगर निगाह मारते हैं तो हम लोगों को सारे के सारे ऑप्शंस हमारे अलग अलग हैं, तो क्यों ना कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, लागत मूल्य निकाल लेते हैं। 8,000 है और इसका जो लाभ है वो 50% है, तो लागत मूल्य 2/3 हो जाएगा, 16,000/3, जो कि हो जाएगा 5,333। तो आंसर सी लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आप दोनों वैल्यूज को निकालो जब तक कि दोनों बराबर नहीं चल रही हैं। ठीक, सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन जब दिया गया है तो सॉल्व तो करना ही है। चलो अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 पुरुषों तक का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है। देखो इसमें हमारा जो है ए और बी को शामिल करने पे वजन हमारा 34, तो ए और बी दोनों के दोनों 34 किलो के तो हैं। अब क्या हुआ, यहां पे 2 किलोग्राम अपन लोगों का बढ़ गया। 2 किन का बढ़ा, इन 20 लोगों का बढ़ा। इसका मतलब इसका भी 20 बढ़ा और इसका भी 20 बढ़ा औसत में। तो इन दोनों का जो औसत है ये अभी हम लोगों को 54 का मिल रहा है। लेकिन इसमें बी का जो वजन है वो 40 है, यानी कि इसको 40 बनाने के लिए माइनस का 14 कर दिया, तो इसको हमने प्लस का 14 कर दिया, तो ये 68 किलो का हो गया। तो हम लोगों का आंसर आ गया 68 किलो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट है, हरी ने 6.25 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी से 18 अप्रैल की अवधि के लिए एक बैंक में 25,000, उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखो ये जो वैल्यू है ये 1/16 है, ठीक है, 1/16 की तो वैल्यू है, लेकिन यहां पे ये क्या दे रहा है, प्रतिवर्ष दे रहा है, और हम लोगों से वो क्या करवा रहा है, दिन की गणना करवा रहा है। तो ब्याज दर 1/365 कर देंगे तो ये 1 दिन की आ गई। ठीक है, अब हम लोग दिन को काउंट कर लेते हैं, तो 4 फरवरी से लेकर यहां तक तो हमारे 28 दिन हो गए। 28 - 4 के हिसाब से यहां तक 24 दिन हो गए, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होंगे, लीप ईयर नहीं है। मार्च के पूरे 31 हमने ले लिए, क्योंकि हमने 4 फरवरी से शुरू किया, तो इसके पहले की अगर डेट लिए तो 18 के हिसाब से 18 दिन हमारे मार्च के हो गए, 8 4 12 और 1 13, 73 दिन का हमारे पास में ये चीज आ गई। ठीक है, अब 73 का मतलब ये कितना हो गया, देखो 7 5 इसको कर दिया तो ये सीधे 5 आ गया, तो रेशियो आ गया 80 पर 1 का। अब 80 पर 1 का मतलब क्या है कि जब मेरा मूल 80 है तो ब्याज मेरी 1 है, मूल मेरा कितना है 25,000, तो मैं यहां पे ये 25,000 कर दूंगा और यहां से मेरा उत्तर आ जाएगा। तो देखो 8 3 24 हो रहा है 3 की, ये रहा आंसर, बस लग जाएगा। ठीक है, तो इतना करना था इसमें, दिन काउंट करने में गड़बड़ मत कर देना। 4 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल, तो 4 फरवरी को शामिल करते हुए हम लोगों को लेके आना है। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। ए और बी ने 18:7 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू होने के 4 महीने बाद ए ने 2,000 और निवेश किए और बी ने 7,000 रुपए निवेश किए। 1 वर्ष के अंत में यदि लाभ उनके बीच में 2:1 के अनुपात में वितरित किया गया तो ए और बी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल प्रारंभिक निवेश कितना किया था। देखो प्रारंभिक निवेश हम लोगों का 18x और 7x है। ठीक है,
ये जो निवेश है ये तो पूरे साल के लिए लगा रहा, ये कुल निवेश ले रहे हैं हम लोग, है ना। यहां पे ये 4 महीने का मतलब ये वाली जो 2000 की रकम है ये मेरी 8 महीने के लिए लगी रही है, और दूसरी वाली जो रकम है 7000 की रकम भी मेरी 8 महीने के लिए लगी रही है, और जो इनका अनुपात है वही मेरे लाभ का अनुपात है, जो कि 2:1 हो गया। अब इस कैलकुलेशन को हम लोगों को करना है, तो तुम एक चीज देखो, कैलकुलेशन को यहीं के यहीं अगर हम लोग देखें तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये इसमें से 2 का गुणा होगा और इसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं 18 माइनस 14 x इंटू 12 बराबर, अब यहां पे ये देखो 8 8 और 2 8 और 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8000 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 1, तो ये 6 हो जाएगा। 8000 इंटू 12 हो गया, 12 से 12 कट गया, ठीक है। ये 4x आ गया, 4x बराबर 8000 के, तो x का मान जो आ गया ये मेरा आ गया 2000 का। अब यहां पे इसने हम लोगों को क्या निकलवाया है, इसने निकलवाया है ए और बी के व्यवसाय में हम लोगों को क्या निकलवाया है, कुल प्रारंभिक निवेश। प्रारंभिक निवेश तो हम लोगों का 18x प्लस 7x था ना, तो 25x का मान हम लोगों को निकालना है। 25 इंटू 2000 कर देंगे तो 50,000 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में यही तो करना होता है कि पूंजी के अनुपात में हम लोगों का लाभ बढ़ता है। रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे x लगा लेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एल्जेब्रा वाला x नहीं होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला x होता है, ठीक है। चलो आगे लेते हैं। क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, ध्यान देना, आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या होगी, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम क्या करना है, तो 4/3 पाई, आंतरिक और बाहरी व्यास है तो ये 6 की जगह 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हम लोगों को 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। ये किसके बराबर है, हम लोगों के शंकु के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर 4 इंटू 4 हो गया और इंटू एच, बस इसकी कैलकुलेशन को करना है और हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो काटापीटी कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कट गया, इससे ये कट गया, 4 से 4 कट गया, ये हो गया 27 माइनस का 8, यानी 19/4 जो है ये हमारी एच की वैल्यू आ गई। 4.75 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, मेंसुरेशन उतना टफ नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिक्सचर का है ये वाला अगला क्वेश्चन। समान आयतन वाली 2 बोतलों में 2, 3 और 7, 3 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, अभी हम केवल इतने पे ही देख रहे हैं, यहीं तक अगर देखें और अनुपात को देखें तो देखो 3 + 2 ये 5 है, 7 और 3 10 है, इसको भी 10 बना लेते हैं, तो गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे भी गुणा 2 करना है, यहाँ पे भी गुणा 2 करना है। अब 7 और 4, तो 7 + 4 एक अनुपात आ गया, और दूसरा वाला हो गया 3 2 6 + 3 9, 6 + 3 का, तो ये 11 हो गया और ये 9 हो गया, यानी कि टोटल हमारा 20 के बराबर आ गया। अब बड़ी बोतल में दूध और पानी का, ये दूध है और ये पानी है, अंतर ज्ञात करें, तो हम लोगों का अंतर कितना है, 2 के बराबर अंतर है। अब ये जो 20 है, ये 20 बराबर 200 के है, तो गुणा 10 किया होगा, तो उत्तर लाने के लिए भी गुणा 10 कर देंगे, तो यहाँ पे ये 20 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना बस कि इनकी दोनों की पहले मात्राओं को बराबर करके तभी ये आपस में अनुपात हम लोगों को आता है। चलो नेक्स्ट। यदि तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो लोगों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष और बढ़ जाती है। 2 नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर ही है। यदि रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। n का मान क्या है, देखो जब हम लोगों ने तरुण और अरुण को हटाया तो कुल सदस्य n-2 हो गए,
और इनकी वजह से 12 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि टोटल में इतना बढ़ रहा है। अब उसके बाद में नई लाइन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर है। इसका मतलब दो जो सेम वजन वाले थे वो बाहर जाने की जगह पे अब अगर अंदर लाए जाते हैं, तो अंदर लाने का मतलब n+2 हो गया कुल सदस्य, और इनकी आयु कितनी हो जाती है, 4 वर्ष कम हो जाती है। तो अब ये वाली लाइन हम लोगों की जस्टिफाई हो गई ना, रोहित और मोहित का वजन जो है तरुण और अरुण के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12n माइनस का 4n 8n आ गया, 12 दूनी 24 प्लस 8 32 हो गया। तो n का मान आ गया हमारा 4। ठीक है, इससे ये इजी पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन औसत का, और शायद यही एग्जामिनर की डिमांड भी थी कि इस कंसेप्ट को इस तरीके से देखा जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य को लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। अच्छा, तुम एक चीज सोचो, 3 वर्ष पहले अगर इतनी थी तो ये सब के सब अगर जाते तो इतने पे हो जाती, कायदे से तो इतनी होती, लेकिन इसकी जगह पे अपन लोगों की जो औसत है वो यही रही। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां जो हम लोग यहां से यहां टोटल में प्लस का 15 आए थे, ये जो रिप्लेसमेंट हो गया उसकी वजह से टोटल में हमारा माइनस का 15 हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो 15 साल का अंतर आएगा। लॉजिक लगाओ इसमें, इसमें तुम अगर जितना लॉजिक लगा लोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्या है कि रिप्लेस किया, अगर रिप्लेस नहीं करते तो सबके सब का जो औसत है वो 15 बढ़ता, रिप्लेसमेंट की वजह से जो 15 बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ा। ठीक है, तो अंतर कितना था, 15 साल का अंतर था, खत्म होगी बात। चलो अगला देखते हैं। 7 क्रमागत एकांतर पूर्णांकों के घनों का औसत 608 है, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर इस क्वेश्चन में तुमने नॉर्मल प्रोसेस किया, 7 क्रमागत ले लिए, बीच का x ले लिया, तो तुम क्वेश्चन को या तो सॉल्व करोगे तो यही सॉल्व करोगे। इसमें देखो एक लॉजिक हम लोगों को देखना है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसने 7 क्रमागत बोला, 7 क्रमागत का मतलब जो एवरेज होगा वो हमारी बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे पूर्णांकों के घन बोल रहा है ना, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर हमारे किस घन के नजदीक जा रहा है, और ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब हम लोगों का क्या हो गया, ये अगर मैं यहाँ पे ये देखूं तो 8 का क्यूब मेरा 512 होता है, और 9 का जो क्यूब होता है ये मेरा 729 होता है। तो ये 512 से ज्यादा है, यानी कि बीच वाली संख्या मेरी 8 है। ठीक है, बस केवल ये है। देखो ऐसा होता है कि जैसे हमारी 5 क्रमागत संख्याएं में, जैसे मैं ले लेता हूं 1 2 3, तो इनका औसत मेरा क्या है 2, 2 का क्यूब किया तो मेरा कितना, ये 2 का क्यूब किया तो ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 और 9 मेरा कितना हो गया 36, 36/3 किया तो 12। तो देखो जो बीच वाली संख्या है उसके क्यूब से ये 12 ज्यादा आ रहा है, बस केवल वो लॉजिक लगाया है। लॉजिकल अगर तुम इसको सोच लोगे तब तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो अपने लॉजिक्स के हिसाब से भी लगानी चाहिए। एक हिंट तुमको यहां से भी मिल सकता था, हालांकि ऑप्शन की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, बस केवल ये देखना होता है कि घनों का अगर योग है तो घनों का जो योग होगा, घनों का जो औसत होगा वो हमेशा वो जो नंबर है, उस जो बीच वाली जो संख्या है, वो जो नंबर जो उसका औसत आ रहा है उसके क्यूब से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। एक समठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 6 8 10 है, प्रिज्म की ऊंचाई 10, प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल, पार्श्व सतह क्षेत्रफल और आयतन कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे निगाह मारता हूं तो देखो आयतन पे मेरी निगाह क्यों जाती है, आयतन ईजी होता है लगाना, और सारे के सारे मेरे जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। अब मैं अगर 6 8 और 10 का त्रिभुज देखूं
तो ये 6, 8, 10 का मतलब ये समकोण त्रिभुज मेरा बन रहा है 6, 8 और 10। अगर मैं प्रिज्म यहां से बनाऊं तो ये इसी तरीके से तो मेरा प्रिज्म बन रहा है, ठीक है, 6, 8, 10। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रही है, दे रहा है ये। तो इसका अगर क्षेत्रफल देखता हूं तो समकोण त्रिभुज की वजह से कितना हो जाएगा, हाफ 6 इंटू 8, ये आ गया 24 और गुणा 10 कर दिया तो ये मेरा प्रिज्म आ गया 240। बाकी की चीजें मैं क्यों निकालूंगा भाई, मैं ऐसी चीज पकड़ूंगा ना जो मेरे लिए आसान है, तभी तो मैं वो करूंगा। इसने तो इतना लंबा दे दिया, सारी वैल्यू थोड़ी निकालनी है। चलो अगला देखते हैं। हाँ, 10 सेंटीमीटर भुजा के दिए गए वर्ग में जो पैमाने के अनुसार नहीं खिंचा है, हर सिरे को मध्य बिंदु बनाते हुए 4 1/4 गोल बनाए गए। ये 1/4 गोल वर्ग में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित क्षेत्र का पता लगाएं। देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में सबसे बाहर वाला लाल कलर ले लेते हैं, लाल कलर से अच्छा दिखे, सबसे बाहर वाला पहले देखना है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये मेरा 1/4 है, ये वाला जो है ये मेरा 1/4 मुझे दिख रहा है, ठीक है। पत्ती वाला नहीं है ये, इसमें तो अलग है। और उसमें से अगर मैं ये हटा दूं, ये पूरा हटा दूं, हरा वाला हटा दूं, तो मुझे ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो मुझे ये वाला और ये वाला मिलेगा, नीचे नीचे वाला। फिर मैं इन दोनों को देखता हूं तो मुझे ये वाला और ये वाला मिलेगा, और फिर मुझे ये वाला और ये वाला मिलेगा, और ऐसे करके ये पूरी जो मेरी शेडेड है उसका एरिया मुझे मिल जाएगा, ठीक है। बस केवल ये काम करना है। तो ये वाला एरिया लेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी देखना जरा, इसकी आर क्या होगी, जो ये है वही हम लोगों की ये है ना। चलो, तो बनाते हुए 1/4 गोल 10 सेंटीमीटर की भुजा है यहाँ पे। अब 10 सेंटीमीटर की भुजा का मतलब कितना हो गया, ये 5 हो गया, तो ये भी 5 हो गया। ये अगर 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 5√2 हो गया, तो ये भी 5√2 हो गया। तो पूरे सर्किल का एरिया होता है इसका 1/4 तो होगा, और पाई r², 25 इंटू 2, तो ये हो गया। तो इसका एरिया आ गया 25 π/2, ठीक है। इसमें से मुझे ये घटाना है, तो मैंने 25 घटा दिया। तो फाइनली ये वाला जो मेरा पोर्शन है, इस वाले पोर्शन का जो एरिया मुझे मिला, ये मिला 25 मैंने बाहर रख दिया, π/2 माइनस का 1, और ऐसे कितने मेरे 4, गुणा मैंने 4 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया 50 पाई माइनस का 100, और ये हो गया मेरा उत्तर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तुमको इस तरीके से करना है। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो तुम्हारे अपने इसी चैनल पर डाल रखा है, उसको तुम लोग देख लेना। उसमें सारी की सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आती है तो वहां से तुम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो, और फिर यह क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पे, दूसरे को 80% के लाभ पे बेचता है, तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला क्वेश्चन यहां तक कई लोगों ने कर रखा है, तो चलो हम भी वहीं तक करते हैं। 20% का लाभ बोल रहा है, तो 5 से 6 का लाभ हो गया। 80% का लाभ बोल रहा है, तो 5 से हमारी 9 की सेलिंग प्राइस बन गई। लेकिन ये कह रहा है बिक्री मूल्य बराबर है, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 हो जाएगा, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। अब ये जो है ये सीपी का रेशियो आ गया, तो इसकी सीपी जब 3 है तो इसकी सीपी 2 है। अभी हम ये 2000 को छू नहीं रहे हैं, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में कह रहा है लेकिन अगर वो पहली शर्ट को 30% के लाभ पे, 30% का लाभ का मतलब इसमें गुणा 1.3 कर देंगे, तो 3 रुपये 90 पैसे की इसकी सेलिंग प्राइस आ गई।
इसी तरीके से दूसरी शर्ट को इसने 25% के लाभ पे बेचा है। अब 2 का 25% तो 50 पैसे होता है ना, तो 2.5 हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्यों का योग क्या होगा। अब इन दोनों का अगर योग देखते हैं तो 9 और 5 14, 6.4 योग हो रहा है हमारा। कब? जब इन दोनों का योग जो है ये 5 है। 5 की जगह पे ये कितना है? 2000। तो 5 की जगह पर अगर 2000 है तो गुणा 4000, मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गुणा 400 हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 16, 2560 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 128 का डबल ही तो है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत कीमत से 50% अधिक है। अच्छा, लागत कीमत से 50% अधिक है। जब बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ राशि दुगनी हो जाती है। देखो, लाभ राशि दुगनी हो जाती है। यदि मूल अंकित मूल्य 3 लाख था तो बिक्री मूल्य कितना था? देखो, मूल अंकित मूल्य हमारा 3 लाख है, 50% हमने बढ़ा के लिखा हुआ है, तो जो हमारी सीपी होगी वो सीपी हमारी 3 लाख से 2/3 के हिसाब से मेरी सीपी आ गई 2 लाख की। ठीक है, अब एक चीज देखना, इसमें मुझे पी का मुनाफा हो रहा था और दूसरी कंडीशन में मैंने ये 2 लाख किया और इसमें मेरा 2p का मुनाफा हो रहा है। कब हो रहा है? जब मैंने बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। 20% की वृद्धि का मतलब मेरा कितना हो गया? 5 और 6 हो गया, तो ये 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं p निकाल लूंगा। यहां से p निकालने के बाद में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे भी करके कर लो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 2 लाख तो मेरा ये सीधी तरीके से आ रहा है। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 6p माइनस 10p, 4p के बराबर, यानी कि बटा 4 कर देंगे तो p आ गया। p मेरा आ गया 50,000 का, तो 2.5 लाख हो गया मेरा। ठीक है, चलो तो अब लिखो चयन की कहानी अपनी। सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस तुम लोगों को करा दिए। इन क्वेश्चंस को कम से कम तुम लोग 2 से लेके 3 बार कर लेना। जो प्रोसीजर्स मैंने बताए हुए हैं उन प्रोसीजर्स पे काम कर लोगे तो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।